साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि आपको समझ इतनी तो हो गई होगी कि अब वो दिन या वो क्षण करीब आ गया है जिससे परे अब आप नहीं जा सकते। आप पढ़ भी बहुत कुछ रहे होंगे पर यहाँ पर आपको बार-बार सब भूल रहा होगा। कहीं-कहीं ये भी हो रहा होगा कि आपका मन नहीं लग रहा होगा। तो इस क्षण में सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि एकाग्रता बना के रखिए, ध्यान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करिए, नहीं भी है तो आप अन्यथा चीज़ों पर जो है अपना दिमाग नहीं लगाइए। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बेहतर पढ़ना है, तो मैं आपके लिए आज भी एक और प्रयास कर रहा हूँ। इसके पहले हमने यूनिट 6 की मैराथन में एक अच्छा खासा प्रयास करा, आप सभी का दिल भर से सहयोग आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर भी मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको जो है हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ इस बार उसमें भी आपका हर संभव प्रयास करूँगा। उसी दिशा में ये आज की क्लास है। चलिए सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, अपने मित्रों को बुला लीजिए। जब तक आप सभी लोग आ रहे हैं तब तक मैं आगे के सेशन की चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल, सभी लोगों का स्वागत है साथियों। बीच में ऑडियो वीडियो कुछ भी रुके आप परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ में बैठा हूँ। हर प्रयास करेंगे जो अपन ने लास्ट क्लास में करा था और सब कुछ बेहतर चलेगा ईश्वर की दया से। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आधुनिक इतिहास एक नज़र में लगातार मैराथन चलने वाली है, लाइव है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ में हूँ। और 1905 से लेकर देश की आज़ादी मतलब 1947 तक क्या पृष्ठभूमि होगी, कैसे प्रश्न आएँगे, किस-किस तरीके से पढ़ना है, कम पढ़ना, बेहतर पढ़ना और पास कैसे होना, इस पर चर्चा करेंगे, तो सभी लोग जुड़ जाइए। बिल्कुल, जो लोग जब तक जुड़ रहे हैं तब तक उनका स्वागत है, मैं आपको सभी का जो है अभिवादन करता हूँ, सभी का नमस्कार है, सभी मेरे 1 ईयर, 3 ईयर और ओल्ड स्टूडेंट्स। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा ड्यूरिंग द सेशंस, तो परेशान नहीं होना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। एक-एक को रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ तो परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए, क्लास चाहिए, पढ़ना है, इतना याद रखना इस बार अपने को एग्ज़ाम निकालना है। हाल ही में मेरे द्वारा आपके लिए यूनिट 6 की ब्लैक बुक लॉन्च करी गई है, जिसका आपको भरसक प्रयास मिला, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते दिन पहले 2 बच्चों ने एक अच्छे कमेंट्स करे, जिनमें से एक था प्रबल, प्रबल कहता है कि सर हमें जो है 2 घंटे लगे इस बुक को पढ़ने में। वहीं वरदान तो वरदान बोलता है कि सर मैंने इंग्लिश में पूरी 1 घंटे में बुक पढ़ ली और लगभग मैं इस बार अच्छे खासे प्रश्न करके सही करके आने वाला हूँ। दैट मीन्स ये आपको समझना होगा कि ये बुक को इतना प्रिसाइज़ करा है मैंने और इतनी आसान लैंग्वेज में रखा है कि आप 2 दिन पहले भी इस बुक को परचेज़ करेंगे, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। 2 दिन पहले भी परचेज़ करेंगे तो हो सकता है आपको कम से कम 10 प्रश्न बन जाएँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत एक मेहनत लगती है और हर साल रिलीज़ करता हूँ मैं, इस साल भी आपके हाथ में आ गई। आपको ये जो क्लासेस हो रही हैं, अभी की क्लासेस जो हैं उनकी पीडीएफ हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी अथवा आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल का पूरा क्यूआर कोड है, लिंक है, ये सब कुछ आपके पास में है। अन्यथा ये जो क्लास देख रहे हो ना, इसी क्लास का जो है डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप उसी के साथ-साथ एप्लीकेशन की लिंक, अदर कोर्सेज़ की लिंक सब कुछ है। चलो सभी लोग जुड़ गए हो, अब मुझे लग रहा है कि सब लोग मुझे दिख रहे हैं। तो सभी का स्वागत है बच्चों। बिल्कुल, सभी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं अपने सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में। कम पढ़ना, बेहतर पढ़ना और अच्छा पढ़ना। सूचना संचार और प्रसारण के इस युग में बच्चों कम पढ़ना बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आपके पास इतना डेटा आता है, दिल घबराता जाता है। क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें? उसी समस्या का समाधान लेकर मैं हमेशा उपस्थित होऊँगा। चिंता ना करें, सिर्फ पढ़ें। चलो, पृष्ठभूमि स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात आ रही है, हम 1905 से लेकर सारी कहानी शुरू कर रहे हैं। तो 1905 से लेकर ये जो कहानी शुरू हो रही है, इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। हो ये रहा है बच्चों कि एक समय वो था कि जब बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जा रहा था क्योंकि गंगा यमुना के साथ-साथ जो है आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का जो पूरा एक क्षेत्र बनता हुआ दिखता है जिसके कारण कहीं न कहीं सिंचाई के साधन पर्याप्त थे या संपन्न साधन के कारण यहाँ पर विकास ज़्यादा होता हुआ दिखा। जिसके कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाई और यहाँ पर अपने अधिकारों को या प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करा। ध्यान रखना मैं पूरी फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से क्लास दूँगा, आपको 1.5 या 1.6 में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद स्पीड से पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ सारी बातों को ध्यान से सुनना, रिपीटेडली सुनना, यदि एक बार में आप कुछ चीज़ को ना सुन पाओ, फटाफट रिवाइंड करो, फिर से सुनो, तो आपको और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और कहानी बनेगी, प्रश्न यहीं से मिलेंगे, फिर से बोल रहा हूँ। तो बात ये होती है कि भारत में अब राष्ट्रीयता का भी विकास हो रहा है, मतलब बंगाल वाला ये जो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें राष्ट्रीयता की भावना जो है उमाड़ खा रही है, मतलब बिल्कुल लबलबा रही है, वो वाली बात हो रही है।
पर प्रश्न ये होता है कि अंग्रेज भारत के भारतीयों को हर समय दबाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान अंग्रेजों ने एक पृष्ठभूमि रखी और ये पृष्ठभूमि थी सबसे खतरनाक, जिसे कहा गया बंगाल विभाजन। किसे नाम से जाना गया? तो प्रश्न उठता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आंसर दीजिएगा, वर्ष 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। उसी के साथ किसने करा? तो बोलिएगा लॉर्ड कर्जन ने करा। किसने करा बंगाल का विभाजन? लॉर्ड कर्जन। विभाजन कर्जन, विभाजन कर्जन हो गया याद, बिल्कुल ठीक है ना, 1905। उसी के साथ यदि मैं आपसे बात करता हूं तो बंगाल के दो टुकड़े करे जा रहे हैं, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। इस तरीके से जो है बंगाल का विभाजन, तो एक तरीके से मुस्लिम बाहुल्य एरिया हो जा रहा है और एक हिंदू बाहुल्य एरिया हो जा रहा है। तो जिसे आप वर्तमान में आप पश्चिम बंगाल, झारखंड या आसपास के एरिया को जो देख रहे हैं, इस तरीके से इसका जो है वर्गीकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयता की इस भावना को दबाने का जब प्रयास करा गया तो इसके विरोध भी हुए हमारे यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। उसी के साथ आगे चलकर बंगाल विभाजन 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है इसको एंड कर दिया गया या इसको समाप्त कर दिया गया। तो तीन फैक्ट है, फटाफट देख लो, स्क्रीन पे दिखा देता हूं जो आपको याद करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ? बोलना 1905 में हुआ। किसने करा? बोलना वायसराय कर्जन ने करा। किसने करा? वायसराय कर्जन ने करा। प्रभावी कब से हुआ? ध्यान से सुनना, 16 अक्टूबर से प्रभावी हो रहा है, 16 अक्टूबर 1905 से। इसलिए एक प्रश्न बनता है कि बंगाल शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर दे दीजिएगा 1905। उसी के साथ विरोध में हमने जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया। उसी के साथ साथ जो है समाप्त हो रहा है 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, जब आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है और यहीं पर जो है हम राजधानी जो है दिल्ली को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो यहां से एक प्रश्न और आपका जुड़ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो, बिल्कुल सभी लोग जो बीच में जुड़े हैं इन सभी का स्वागत है। मैं पर्टिकुलर एक एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने फिर से बताया स्क्रीन मेरे पास में एक है और एक स्क्रीन में मैं सीमित संसाधनों में आपका जो बेहतर प्रयास कर सक रहा हूं वो कर रहा हूं। मैं फिर से बोलूंगा, मेरी सूरत मेरी सीरत से ज्यादा आपको मेरे कंटेंट पर फर्क करना पड़ेगा। कंटेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पास हो जाओगे, रिलैक्स रहो बस। क्लियर है? चलो, बिल्कुल सभी का हृदय से स्वागत है। सभी सेशन को लाइक कर दो। कुछ लोग अभी नहीं आए हैं आपके मित्र, उनको बुला लो प्यारे बच्चों, ठीक है, जल्दी से बुला लो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की बात हो रही है 1906। ध्यान से सुनना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो रही है? 1906। कहां हो रही है? ढाका में हो रही है। संस्थापक पूछेगा तो सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग से इतने बड़े प्रश्न नहीं बनते, इसलिए मैंने हटा दिए। डेटा 316 सेलेक्टिव है, वही पढ़ाऊंगा जिससे आपको पास होने की ज्यादा संभावना होगी। इसके बाद मेंस में भी आपके लिए सारा सेशन स्टार्ट है। ये अपने मेंस के नोट जो मैं अपने बच्चों को दे चुका हूं, किनको? जो मेरे कॉम्बो बैच वाले बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो अभी भी। उनका डेटा मैंने और सॉर्ट करके आपके लिए दिया है। चलिए, उनके पास प्री और मेंस दोनों का डेटा उपलब्ध है। चलिए, उसके बाद में सूरत अधिवेशन की बात आती है। अच्छा, मैं यहाँ पर प्री मेंस लिखूं ना लिखूं, आपको सारे प्रश्न, ये मेंस के 2 मार्कर भी समझ लेना, यहीं से बन जाएंगे और 2 मार्कर में भी इतना ही छाप के आना है। बंगाल विभाजन पूछेगा, लिख दो पूरा, बात खत्म। क्लियर है ना? तो ये चीज हो गई। मेंस में यदि हम बोलेंगे तो यदि आपको सॉरी मेंस में 2 मार्कर बोलेगा तो फटाफट हम इतना लिख देंगे इसका। और प्री के साथ साथ तो आपको पता ही है कि प्री में कैसे प्रश्न पूछते हैं, तो ये कोई दिक्कत की नहीं। एमपीएसआई जैसे सिलेबस कवर ना हो जाए तो आप बता देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़े आसानी से आप मेरी हिस्ट्री की क्लासेस देखो, 100% गारंटी दे रहा हूँ पूरे प्रश्न बनेंगे। चलो, उसके बाद बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। तो ये हो गया सूरत अधिवेशन। ध्यान से सुनना, सात से सूरत हो गया, 7 हो गया। कब पूछा? पूछेगा कब हुआ तो बोलना 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत सात बोलना, ठीक है ना? उसी के साथ ध्यान से सुनना, अध्यक्ष जो है रासबिहारी बोस होते हैं इस दौरान। अध्यक्ष कौन होते हैं? रासबिहारी बोस। होता यह है कि कांग्रेस में जो लोग हैं उनके अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं मतभेद हो रहे हैं। मतलब एक है नरम दल जो शांति पूर्वक चलना चाह रहा है और एक है गरम दल, जिसमें गरम दल का नेतृत्व जो है आपको देखेंगे, या नेता जो पूछा जाता है कि गरम दल के नेता कौन कौन है। ट्रिक इसकी याद रख लो, फटाफट लिख दे रहा हूं, चलो याद है, बिल्कुल जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो गरम दल के नेताओं की, बिल्कुल ठीक है। लाल बाल पाल। आप एनसीईआरटी की आई थिंक बुक पढ़ते होंगे ना, तो उस पे सब कुछ लिखा रहता था, समझना मेरी बात को। लाल बाल पाल करके ट्रिक लिखी रहती थी, समझ गए मेरे बात को? तो बेसिकली आपका जो है नरम दल और गरम दल में, तो आपसे पूछे सूरत फूट क्या है तो आप बोलना 1907 में हुई थी, जहां पर कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजन होता हुआ दिख गया था। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। तो ये आपके हो गए। अध्यक्ष पूछेगा तो बोल दीजिएगा रासबिहारी बोस। बाकी डिटेल इसी का एक प्रश्न आता है आपको मेंस में, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप मेंस का पीवाईक्यू चेक करना, नहीं कर रहे हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप क्लासेस में आ जाओ, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कब क्या क्या हो रहा है। समझ गए बात को? मेंस में पीवाईक्यू में देखना ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक,
बिल्कुल। हाँ बच्चों, जो नए आए हैं उनका स्वागत है। सेशन को शेयर कर दो, थोड़ा-सा लाइक कर दो। बिल्कुल, सब जुड़ गए हैं। हाँ, 3 ईयर बैच, 1 ईयर बैच, ओल्ड स्टूडेंट्स मेरे सभी जो आए हैं आज उनका भी स्वागत है। सभी को मैंने बोला है व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्लास थोड़ी-सी लेंथी रखी है, मतलब लगभग 1 घंटे 1 आवर्स प्लस तो जाएगी और मैराथन है, फिर से बोला है क्योंकि कंटेंट कवर करना है। 1 आवर से पहले हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। मैं पूरी एनर्जी से हूँ, आप भी पूरी एनर्जी से जुड़े रहिए, बिल्कुल। बीच में यदि वीडियो रुकेगा भी तो इतना याद रखना, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। यदि कैमरा अटका तो मैं अटकता हूँ, बाकी क्लास पूरी चलेगी, उस पे रिलैक्स रहना, ठीक है? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात हो रही है अलीपुर अलीपुर षड्यंत्र केस की, समझना अलीपुर कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। 1908 में ये हो रहा है केस, तो अलीपुर 8 ऐसे कुछ करके याद रख लो इसको। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हो रहा है? 1908 में हो रहा है। सिनेरियो क्या बनता हुआ दिख रहा है? ध्यान से समझना, सिनेरियो क्या बनता हुआ दिख रहा है? अनुशीलन समिति के कुछ जो क्रांतिकारी हैं, वो बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को वो लंदन भेजते हैं, लंदन से जो है सीख के कुछ लोग आते हैं, पर एक व्यक्ति की थोड़ी-सी बोलते हैं ना कुछ ग्रुप में एक ऐसा रहता है जो कहीं न कहीं खुराफाती कर ही देता है। तो उसकी गलती के कारण इन सारी टीम को या पूरे समूह को या ग्रुप को पकड़ लिया जाता है। ध्यान से सुनना, अनुशीलन समिति के जो क्रांतिकारी हैं, इनको पकड़ लिया जाता है, तो इन पर चलाया जाता है केस। बाकी सभी को जो है यहाँ पर आपको जो है जेल होती हुई दिख रही है, परंतु जो प्रश्न पूछा जाने वाला है, ध्यान से सुनना, प्रश्न जो पूछा जाने वाला है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में पैरवी कौन कर रहे थे, तो आंसर बोलना सी आर दास, चित्ररंजन दास की बात हो रही है, समझना मेरी बात को, सी आर दास की बात हो रही है। तो ये अपना एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इससे क्या बनेगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस में किस जो है कौन बच निकला, तो यहाँ पर जो है सी आर दास ने इतनी अच्छे से पैरवी करी थी जिसके कारण जो है अरविंद घोष जो है यहाँ से बच जाते हैं, और इसी के कारण अब वो भैया बिल्कुल कान पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं संन्यास धारण करूंगा, और चले जाते हैं कहाँ? अराविले आश्रम। पीएससी मेंस में आपको प्रश्न बनता है जब आप पढ़ेंगे अरविंद का समग्र योग। क्या पढ़ेंगे? अरविंद का समग्र योग। एथिक्स के भी सारे प्रश्न हैं, चिंता मत करो, सब मिलेंगे तुमको आगे चल के। बस मैं एक बात फिर से बोल दे रहा हूँ, मुझे चाहिए आप लोगों का साथ। जितना बच्चे साथ देंगे, जितना बेहतर बच्चे एप्लीकेशन में मिलेंगे मुझे, मैं उतने ही उन बच्चों को निखार कर दूंगा। आपने इतना भटका है, 1 साल मेरे साथ भटकी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भटकने के साथ सारी चिंताएं समाप्त ना कर दूं उन सब्जेक्ट में तो बताना, बाकी फिर आपका निर्णय है। भटक रहे हो और भटको, मैं तो कह रहा हूँ एक बार मुझे मौका दो, बस और कुछ नहीं। नासिक षड्यंत्र केस की बात आती है 1909। देखना, अब नासिक ना से 9 हो गया, जैसे अली से 8 था वैसे ना से 9 हो गया आपका, समझ गए बात को? तो नासिक षड्यंत्र केस होता है 1909। होता है यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के ऊपर जो है गोली जो है चला देते हैं, कौन? लक्ष्मण कन्हारे। इसके कारण संबंधित लोगों को फांसी हो जाती है, परंतु यहीं पर जो है आपको एक नाम याद रखना है, ये नाम है वीडी सावरकर का। क्या नाम है? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, समझ गए? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो है यही है, ठीक है? इसी आधार पर जो है वीडी सावरकर को आजीवन कारावास हो जाता है। क्या हो जाता है? आजीवन कारावास। बिल्कुल आ रहा है ना मजा? सभी लोग थोड़ा सा एक बार थम इंप्रेशन दे दो, सड़ा मुंह अच्छा नहीं लग रहा है तो सड़ा मुंह बना के भेज दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर भेजो जरूर, तब समझ में आएगा। और कमेंट जरूर करना क्लास के बाद, नहीं तो पिटाई लगाऊंगा। चलो, उसके बाद में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की बात होती है। किसकी बात होती है? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात होती है, और यहीं पर जो है कांग्रेस लीग का समझौता भी होता है। दोनों डेट मतलब दो दोनों के ईयर हैं वो 1900 आपके क्या हो जाएंगे? 16 ही हो जाएंगे। समझना मेरी बात को, समझना ध्यान से। तो हो क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो रहा है। अब कांग्रेस का क्या हो रहा है? पुनः एकीकरण, मतलब नरम दल और गरम दल जो विभाजित हुए थे वो पुनः जो है एक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नरम दल और गरम दल पुनः जो है एक होते हुए आपको दिख रहे हैं। ये बात हो गई। इसी के साथ साथ लीग अलग चल रही थी जो कि 1906 में स्थापित हुई थी, और कांग्रेस भी अलग चल रही थी, परंतु यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से इन दोनों का हो जाता है एकीकरण। लीग और मतलब मुस्लिम लीग को भी ये बोला गया कि भाई आपकी भी विचारधारा एक है, कांग्रेस को भी बोला गया आपकी विचारधारा एक है, तो क्यों ना मिलकर लड़ाई करते हैं। हालांकि जो मिलाप है, मेल मिलाप है, मिलन है, संबंध है, ये कुछ दिनों में जो है खट्टे होने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो रही है। आगे चलकर ध्यान से सुनना, जो प्रश्न बनता है आपका कि कांग्रेस का पुनः एकीकरण एकीकरण जिस समय हुआ, या कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे अंबिका चरण मजूमदार। क्या बोलोगे? अंबिका चरण मजूमदार। उसी के साथ ध्यान से सुनना कि बीजी तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये समझौता होता है, परंतु इसी दौरान दोनों अपने अपने होम रूल लीग को जो है स्थापित करते हैं। तिलक का जो है होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल, दोनों की अपनी अपनी कहानी चल रही है। दोनों 1916 में स्थापित हो रहे हैं।
ईयर का सॉरी मंथ का जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे देखो तिलक का है 1916, वहीं पर एनी बेसेंट की बात आएगी तो वो हो जाएगा आपका सितंबर 2000 सॉरी सितंबर 1916। हालांकि आगे चलकर दोनों को इनको भी मिला दिया जाता है, 1918 में दोनों का जो है मिलाप हो जाता है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ प्री के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना थोड़ा सा। तो इनको थोड़ा सा, जैसे लखनऊ समझौता कब हुआ, तो ये यहाँ से बनने वाले प्रश्न इनको मैंने बता दिए। आगे चलकर एक और कहानी होती है, अब हो रहा है जो है मॉन्टेग्यू द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी करा गया है, इसी को जो है अगस्त घोषणा पत्र कहा जा रहा है। ध्यान से सुनना, मॉन्टेग्यू द्वारा जो घोषणा पत्र जारी करा जा रहा है वो 1917 में करा जा रहा है और इसी को अगस्त घोषणा पत्र कहा जा रहा है। अच्छा, ज्यादा डिटेलिंग करने मत जाना, मैं कर सकता हूं पर उसके पीछे कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो समय है ना, ये अन्यथा चीजों को पढ़ने का समय नहीं तो कुछ का मन हो रहा होगा, हाँ हमें जो है अगस्त घोषणा में भी सारी कहानी पिक्चर पता होनी चाहिए हमें, इसी के कारण तुम फिर सारी चीजें घपलप घपलप कर देते हो। प्री फैक्चुअल है, जो डेटा पूछा जाएगा वो मैं आपको दे दूंगा। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बात ध्यान से सुनो। तो इसे उदारवादियों ने, देखना अगस्त घोषणा जो आता है इसको जो है मतलब उदारवादी मतलब कांग्रेस के अंतर्गत ही बात हो रही है, तो उदारवादियों ने भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, तो भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा, जिसकी घोषणा मॉन्टेग्यू ने करी थी। अब यहीं को लेकर जो है मैंने डाउट क्लियर सेशन में आपको हमेशा देता हूँ, कई बार मैं आपको पेज में लिख के दे देता हूँ। लास्ट ईयर मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक करना, मिस्टर गर्ग के नाम से है मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टर गर्ग 731 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां पर तुम चेक करना, मैंने ये बहुत सारी चीजें जो है डायरेक्ट में जो है पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे तामझाम में लगता है समय, कई बार बहुत सारी चीजें होती है तो मैं खट से लिख के वहां पर अपलोड कर देता हूँ। तो वहां पर मैंने इन सारे चीजों को बता रखा है, डाउट क्लियर के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जो मिलते जुलते रहते हैं, तो उनमें मैंने 3 चीजें लिखी हैं। देखो, एक है अगस्त घोषणा जो कि हो रही है 1917 में, मॉन्टेग्यू द्वारा जो है इसकी घोषणा करी जा रही है, ये बात क्लियर। एक दूसरा देखो अगस्त प्रस्ताव, ये कॉमन नाम है क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं। अगस्त प्रस्ताव की बात आती है तो देखो यहाँ पर लिखा है आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जिसको लेकर आ रहा है लिनलिथगो। कौन लेकर आ रहा है? लिनलिथगो। सब अंग्रेज हैं, चिंता मत करो। उसके बाद में अगस्त क्रांति की बात आ रही तो 1942 या दिल्ली चलो की बात होती है इसी को, और ये भी ला रहा है लिनलिथगो। तो देखो समय अलग है, अगस्त घोषणा 1917, अगस्त प्रस्ताव 1940 और अगस्त क्रांति 1942, ये तीनों अंतर समझ में आने चाहिए। फटाफट मुझे बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तक मैं सारे जो हैं संबंधित पार्ट्स चेक कर लेता हूँ, इसके चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो चल रहा है। आई थिंक ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट कमेंट करना, मैं बता दूंगा इसका समाधान क्या है अपने पास में। क्लियर है? चलो बच्चों, मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है, तुम्हें भगवान जाने मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो, हाँ चलिए फटाफट। और बिल्कुल जो बीच में जुड़े हैं वो अपने मित्रों को बुला लो, कुछ लोग कम लग रहे हैं अभी मुझे, कुछ लोग तो कम लग रहे हैं, अपने सारे मित्रों को बुला लो, सबको सेशन शेयर कर दो, फिर देखो मजा और आने वाला है। और साथ में आपको आज भी इस क्लास में बिल्कुल ऊपर तक जाना है। ठीक है, चलो तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी दिशा में। अब बात आती है चंपारण सत्याग्रह। देखो वन बाय वन बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जमी, परेशान नहीं होना। चंपारण सत्याग्रह भी कब हो रहा है? 1917 चंपारण बिहार में हो रहा है। गांधी जी 1915 में भारत आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, हाँ कि ना बोलो। 1915 में जिस प्रकार गांधी जी भारत आ रहे हैं, तो अब वो कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की बात आ रही है। मैंने आपको बोला था गांधी जी जब मिलते हैं किससे, आपको याद होगा गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको बोलते हैं यदि भारत को जानना है तो आप एक काम करो, पहले भारत के गांव गांव पे घूमो। ये पहला मौका था जब गांधी जी सत्याग्रह के लिए जो है कूच कर चुके हैं, और यहाँ पर जो है इनको आमंत्रण दे रहे हैं राजकुमार शुक्ल। ध्यान से सुनना, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल जो है इनको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, जो है हमारे यहाँ पर नेतृत्व करिए, हमारे यहाँ जो किसान है उनकी मांगे जायज हैं, इनको जो है आप मनवाइए, या कहीं ना कहीं जो है आप भी अपना दमखम दिखाइए, वो वाली बात हो रही है। तो 1917 में जब गांधी जी जो है पहुंचते हैं कहां पर? चंपारण बिहार। भव्य स्वागत होता है गांधी जी का मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं अब मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कब हुआ? 1917 बोलना, चंपारण बिहार में है, याद रखना। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछा जाए, कौन सा सत्याग्रह पहला था, तो आप बोलोगे चंपारण वाला। वो क्या रहा था? 3 कठिया या 3 बिस्वा। ध्यान से सुनना, 3 कठिया या 3 बिस्वा मतलब 3/20, इस तरीके से समझ लो, 3 बिस्वा। तो हो ये रहा था कि अंग्रेजों ने इसकी नील की खेती के लिए इसको अनिवार्य कर दिया था कि आप जो है बिस्वा में 3 जो हिस्सा है उसमें किसकी खेती करेंगे? नील की। और इसी का विरोध कर रहे थे चंपारण के किसान। समझ गए बात को? अंग्रेजों ने हमसे ही नील उत्पादित करा,
हमारे यहाँ का ही नील अपने यहाँ भेजा, वहीं से फिर सारे उत्पाद तैयार करे और वही ट्रेन से हमको बेचा, इतना चूना लगाया था, चोटे कहेंगे। चलो, उसके बाद गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जो है गए और जीत भी गए, मतलब ये जो सत्याग्रह था इसमें विजित होती है। हालांकि जो प्रश्न पूछा जाने वाला है उसको ध्यान से सुनो कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने करा, तो आंसर बोलोगे एनजी रंगा ने। किसने करा? एनजी रंगा ने। वहीं पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी जब इस पूरे सत्याग्रह में विजय प्राप्त कर लेते हैं या अपना दमखम दिखा देते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो तुम बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या बोलोगे? आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। आ रहा है ना मजा? ठीक, बिल्कुल। अब 17 के बाद कहानी होती है 1918 की। किसकी होती है? 1918। फटाफट पूछे, अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ? 1918। पूछे खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918। दोनों अलग अलग आंदोलन है, पर चूंकि एक टाइम पर हो रहे हैं इसलिए मैंने कम शब्दों में लिखने के दिया आपको। अहमदाबाद जो है मिल मालिक जो है ना कहीं प्लेग उस समय चालू था, आया था मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से अभी कोविड आया था ना, एक टाइम प्लेग आया था, समझ लो। तो एक तरीके से प्लेग के कारण जो मिल मालिक है अहमदाबाद के, वो कर्मचारियों को बोनस नहीं दे रहे थे। बोनस देना तो उनको पता है, साल भर एम्प्लॉय काम करता है, लोग यहाँ सैलरी नहीं देते। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि साल भर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो बोनस का अधिकार उसका बनता है। क्या बनता है? उसको बोनस प्राप्ति का अधिकार बनता है। तो इस बोनस को वहां के अहमदाबाद के जो मिल मालिक है वो नहीं दे रहे थे। हालांकि गांधी जी ने जब इसका विरोध करा और इनके मिल मालिकों की जो सिस्टर्स हैं वो भी गांधी जी के पक्ष में आकर खड़ी हो गई थी, तो इस आधार पर यहाँ पर भी गांधी जी की जीत हो जाती है। तो ये भी कब हुआ आपका? 1918 में। खेड़ा आंदोलन, ध्यान से सुनो, खेड़ा आंदोलन गुजरात में हो रहा है, जहां पर वास्तविक गांधी जी का यह पहला आंदोलन माना जाता है। और ऐसा समझ लो कि गांधी जी के द्वारा किया गया पहला किसान आंदोलन। किसान जो है किराया नहीं देने की बात कर रहे थे, तो और अंततः इसमें भी गांधी जी को जीत मिलती है। मतलब गांधी जी 1 बाय 1 जो है भैया बिल्कुल छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में रॉलेट एक्ट आता है, बड़ा खतरनाक एक्ट था भैया। यहाँ पर जो है डीएम के पास इतनी पावर दे दी गई थी कि बिना किसी को ज्यादा कुछ बताए पकड़ो, चमाटे मारो, धरो जेल में। समझना मेरी बात को। मतलब क्या है कि बिना अपील, बिना दलील का जो है इसे कानून, बिना वकील का जो है इसे कानून कहा गया था। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, यदि उसका मन है तुम्हें पकड़ने का तो पकड़ेगा, तो उठा के धर देगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम था। इसी बात को ध्यान से सुनना। एक प्रश्न पूछा जाए कि काला कानून, या तो रॉलेट एक्ट बोलेगा। रॉलेट एक्ट कब लाया गया? तो 8 मार्च 1919। डेट याद रखना। पीएससी क्या कर रहा है इस बार, या मुझे लग रहा है जो वो करेगा, यदि आप बिहार पीसीएस और जो है यूपी पीसीएस के प्रश्नों पर जाओगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना देता है। वो एक तरफ घटनाएं लिख देगा, ध्यान से सुनना। चंपारण सत्याग्रह क्या कर देगा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक। एक तरफ लिख देगा खेड़ा सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। सी ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका? मान लेते हैं रॉलेट एक्ट। क्या आ जाएगा? रॉलेट एक्ट। और एक और डी लिख देते हैं, बारदोली सत्याग्रह। क्या लिख देते हैं? बारदोली सत्याग्रह। ध्यान से देखते चलना, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। मैं अपने आप को हटा लूंगा, चिंता मत करो, तुम्हें पास कराने के लिए सब कुछ पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इस तरीके से अब क्लियर हो रहा होगा। तो अब क्या करेगा वो? इसे बोल देगा सिर्फ क्रमानुसार जमाइए। अब ऑप्शन एबीसीडी दे देगा कि क्रमानुसार जमाइए। अब तुम क्रमानुसार तब जमा पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप जो है इसको जो है अच्छे से समझते होगे तो। अन्यथा आपको यदि डेट्स याद नहीं है तो आप इनको जमा नहीं पाएंगे। पॉइंट को समझ गए अच्छे से, इसलिए बोल रहा हूँ डेट्स भी याद होनी चाहिए। रॉलेट एक्ट की बात आती है, ध्यान से सुनो। रॉलेट एक्ट की यदि ये बात आएगी तो कब हो रहा है? 8 मार्च 1900 जो है 8 मार्च 1919 की बात हो रही है। काला कानून के नाम से जाना गया, या इसे ही ध्यान से सुनो, कॉमा लगा है देखो, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का इसको जो है कानून कहा गया। ठीक है, बिल्कुल। चंपारण सत्याग्रह, प्री और मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़ के जाएंगे आप लोग। रॉलेट एक्ट जो है पूछेगा तो ईयर थोड़ा पूछता है, ठीक है ना, ईयर पूछ सकता है या टाइम पूछ सकता है, बस इतना याद रखो। मजिस्ट्रेट संदेह पर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकता था? गिरफ्तार कर सकता था, जो है एक तरीके से जेल हो सकती थी उसको। दिल्ली में, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा टच करने की संभावना रहती है कि इसी के कारण दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद की बात आती है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो है क्या दिया था यहाँ पर? भाषण दिया था। तो एक प्रश्न पूछे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली पर किसने भाषण दिया था, या किसने हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, या हिंदू मुस्लिमों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर बोलिएगा स्वामी दयानंद। ठीक है, सॉरी श्रद्धानंद, नॉट दयानंद। ठीक है, ओके। आ रहा है मजा? वीडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? बिल्कुल। चलो,
हाँ, जो बीच में जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। मैंने फिर से बता रखा है कि मैं आपको जो है संपूर्ण सेशन के दौरान मैं आपके व्यक्तिगत नाम ना ले पाऊँ तो कोई बुरा ना माने। अभी समय उस चीज़ का नहीं है, अभी समय ये है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी इस कंटेंट को प्राप्त करें, पास हो जाएँ। नोट डाउन ज़रूर कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा हेक्टिक मत पालना, ठीक है ना? नोट डाउन ज़्यादा कर लेना या 2 बार वीडियो देख लो, जीवन सफल हो जाएगा। भाई थोड़ी-सी क्लास है, इतना देख लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आती है बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड अच्छा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो 13 अप्रैल 1919 की कहानी हो रही है। हो कुछ इस प्रकार से रहा मेरे प्यारे बच्चों की ध्यान से सुनना कि हो ये रहा है कि सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल जो है कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक आम सभा बुलाई गई है। हालांकि रॉलेट एक्ट के चलते ये सारी सभाएं करने का, 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने का, इन सब पर जो है पाबंदी लगाई गई थी। बावजूद इसके जो है इनके विरोध में, मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किनको? डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में क्या चल रही थी? आम सभा चल रही थी। इस आम सभा की जो है एक जानकारी दे देते हैं। मतलब इस बात को याद रखना, भारतीय हारे भारतीयों की जो है डेथ हुई है, कुछ भी वो, उसके पीछे भारत के लोग भी ज्यादा जिम्मेदार थे। और इनमें से जो है जो सूचना देने वाला था कि भैया यहाँ पर मीटिंग हो रही है, चलो देख लो, ये सब करने वाला व्यक्ति था। उसका नाम तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, हंसराज नामक व्यक्ति था। क्या नाम था? हंसराज। गुण के विपरीत या नाम के विपरीत गुण थे इसमें। जिस प्रकार से जो है हंसों का राजा अच्छा कार्य करता है, उस प्रकार से दुष्टि पापी अधर्मी जो है इस तरीके के कार्य कर रहा है, ठीक है ना? क्या कर रहा है? इस तरीके के कार्य कर रहा है। तो होता यह है कि इसकी जानकारी जैसे ही माइकल ओ डायर, जनरल माइकल ओ डायर को मिलती है, पूछा जाता है किसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, तो भाई साहब जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाए, इतना कि भगवान जाने कि कौन कौन लोग मर गए, क्या क्या हुआ, खुद से सोचो। और जब इसको जो है इसकी एक पेशी करवाई गई, पेशी मतलब इसको भी कटघरे में जब लाया गया, तो ये इतना पापी आदमी था, बोला कि उस दिन मुझे तोप अंदर ले जाते नहीं बनी, यदि तोप ले जाते बनती तो मैं तोप से भी उड़ाता। मतलब कितना निर्दयी, कितना निर्मम और कितना दुष्ट आदमी था, खुद से सोचो। मतलब यदि उस दिन तोप अंदर चली जाती, क्योंकि रास्ता एक ही था जलियांवाले बाग में, एक ही रास्ते से आप अंदर बाहर हो सकते थे, और इसने जैसे ही उस रास्ते से आया, पूरे रास्ते को घेर लिया। इसी का बदला लेने आगे जाते हैं उद्यम सिंह। विकी कौशल ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है इस मूवी को। देखना नहीं देखा हो आपने तो उद्यम सिंह जाकर फिर बढ़िया जनरल डायर को भी उसी के अंदाज में जो है शूट करते हैं। पर बात ये आती है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, वाकई में निंदनीय घटना थी। इस तरीके से निर्मम हत्या वाले लोग जो हैं जिस कैसे कर लेते हैं, मतलब ये भी एक बड़ी चैलेंजिंग बात होती है। पर जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो मैं आपको लगभग बताते चल रहा हूँ। इन्हीं स्टोरी में छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? इसी के साथ अब जो है 2 कमेटियां बनाई जा रही हैं जांच के लिए। मैंने हमेशा आपको बोला है, इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर तोड़ मरोड़ कर हर कुछ प्रस्तुत करा जाता है। अब अंग्रेजों ने जिस कमेटी को बनाया, उस कमेटी का नाम ध्यान से सुन लो। यहाँ से पूछा जाएगा तो बोलना हंटर कमेटी, जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी। तो इनने बोल दिया कोई नहीं, ज्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई, गलती उन्हीं की थी। तहकीकात कमेटी की बात आती है, इसी के हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा जो बनाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, उसका नाम है तहकीकात कमेटी। ध्यान से सुनना, महामना, समझना मेरी। मदन मोहन मालवीय का जो टाइटल है वो है महामना। महामना एक्सप्रेस भी चलती है, आपने सुना होगा। तो मदन मोहन मालवीय जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। किस कमेटी की? तहकीकात कमेटी की। इस आधार पर गांधी जी ने इस सत्याग्रह, जो ये जो एक निर्मम हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में गांधी जी को जो अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, वो उपाधि ये लौटाते। वहीं पर आगे चलकर यदि बोलते हैं तो टैगोर ने नाइट और सर की उपाधि लौटा दी। ये सब उपाधियां अंग्रेजों ने जो है अपने हित के लिए हमारे यहाँ के लोगों को दी थी, चाहे वह गांधी जी की बात हो और चाहे वो टैगोर जी की बात हो। पर इसी के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है जो आपको याद रखना है कि शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया। अब मैं तुमको कह रहा हूं, खुद से बताओ कि यदि तुमको प्री में आए तो क्या तुम नहीं लिख पाओगे? बोल दो ईमानदारी से। और यदि मेंस में आया तो क्या तुम नहीं लिख पाओगे? ये बता दो। ये है मेरे कंटेंट। मैंने आपको बोला ये ओरिजिनल कंटेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना ज्यादा पढ़ना है, ना प्रपंच पढ़ना है, ना दिमाग में पिक्चर चलानी है। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, पास होना है, और यही कंटेंट है आपको हमारे कॉम्बो बैच में। फिर से बोल रहा हूँ, प्री निकाल लिया तुमने, मैं तो कह रहा हूँ प्री निकाल लिया, पर मेंस नहीं निकाल पाओगे। उसके पीछे कारण है, उस कारण को समझो, उस बात को समझो, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट जो है, अभी भी समय है, ज्यादा देर नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो 2026 का वेट कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो तो फिर पहली फुर्सत में कर लें, क्योंकि जब तक ये दूसरे सोचेंगे तब तक तुम्हें 3-4 सब्जेक्ट में अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ।
समझ गए बात को। खिलाफत आंदोलन की बात आती है 1920 में हो रहा है। 1919 में गठित खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष यदि पूछ ले तो बोलना गांधी जी। आगे चलकर 1920 की बात आती है, जहां पर पुनः जो है अब पूरा एक तरीके से जो एक माहौल बन रहा है वो बन रहा है असहयोग का। किसका बन रहा है? असहयोग का। असहयोग मतलब जो है हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं इंग्लिश में। ध्यान से सुनना इंग्लिश वालों, सारा डेटा बाइलिंगुअल ही ऑलमोस्ट रहता है। अब ये चीजें इतनी ज्यादा चेंज नहीं होंगी, आपसे शुरू बोले तो आप स्टार्ट समझ लेना, इतने बड़ी कोई फर्क नहीं आता इस पे। तो 1 अगस्त जो है 1920 या 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है 1 अगस्त 1920 को, समाप्त हो रहा है 12 फरवरी 1922 को। होता यह है कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता है और इस चौरा चौरी कांड से गांधी जी आहत होते हैं, जिसके चलते असहयोग आंदोलन को वो समाप्त कर देते हैं। असहयोग जो है इसी के चलते, ध्यान से चलना समझना, असहयोग के चलते जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो है लौटा दी। तो ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, कुछ बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं जलियांवाले बाग हत्याकांड में। जो जमनालाल बजाज जी हैं वह अपने राय बहादुर की उपाधि जो है असहयोग आंदोलन के चलते जो है लौटा रहे हैं। असहयोग मतलब हम ब्रिटिश का अब किसी भी मायने में, चाहे वह सरकारी ऑफिस हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और मजाल थी अंग्रेजों की जो है भारतीयों के बिना कुछ कर पाते, परंतु एकता की जो कमी होती है उसी एकता की कमी का सब फायदा उठाते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो फटाफट एक बार सभी लोग बता दो, फटाफट सारे लोग बता दो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई डाउट तो नहीं है और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार सेशन में जो है फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो। आई होप आप सारे लोग जुड़े हैं, सबका मजा आ रहा होगा और सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मेरे द्वारा भी हर संभव प्रयास करा जा रहा है, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं आज की इस क्लास को बेहतर करने, बेहतर तरीके से कंप्लीट करने और तुमको आजादी दिलाने। किससे? पीएससी के एग्जाम्स बार बार देने से। क्लियर है? चलो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो ठीक। चलो बच्चों, इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि अभी हाल ही में आपने देखा है एसआई का सिलेबस बदला है। मतलब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बोलते हैं सर दुखती नस पे हाथ मत रखो। सही बात है, तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारा इंतजार जो है खत्म हो गया, ये बात भी मैं मान सकता हूँ। और मैं तो फिर से कहूंगा, लास्ट क्लास में मैंने कहा था तुम्हारे अंदर का जज्बा तो अब अधिकारियों वाला होना चाहिए। तुम्हारे अंदर में कई एसआई आए और तुम्हें सलामी ठोके, मेरा मन तो यही है। पर यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो एसआई की तैयारी करना चाहता है, हमसे अभी अभी जुड़ा है, मैं आपसे कहूंगा जो हिस्ट्री का सिलेबस चेक करोगे, मैं आपको मेरी हिस्ट्री की डेमो क्लास की जो लिस्ट है आपको दिख रही होगी। मैं अपने आप को हटाता हूँ एक सेकंड के लिए, पूरी देखो डेमो क्लासेस हिस्ट्री जो है बाय अतुल सर। ये सारी क्लासेस जो है कॉम्बो बैच में मिल रही हैं। किस में मिल रही हैं? कॉम्बो बैच में। और ध्यान से समझना, मैं गारंटी के साथ आपको बोल देता हूँ 100% की, यदि आपने इन क्लासेस को मेरे से एक बार भी अटेंड कर लिया, ये जो आज की क्लास देख रहे हो ना उसी का एक अंश देख रहे हो, समझना मेरी बात को, उसी के शॉर्ट नोट्स मैंने फटाफट लिख के दे दिए तुमको। तो तुम समझ लो कि तुमने ये क्लासेस सारी अटेंड कर ली, तुम्हारा उद्धार इस सब्जेक्ट में हो जाएगा। उद्धार मतलब 100% उद्धार की बात कर रहा हूँ और बिल्कुल भी बरगलाऊंगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से इसमें ये सारा डेटा लिखा हुआ है, इस सारे डेटा में तुम्हारा कल्याण बिल्कुल होगा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक काम करना, एक कॉपी ले लेना। क्या ले लेना? एक कॉपी ले लेना और एक बढ़िया सा पेन ले लेना। इतना करना है, इसके अलावा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारा इसमें। क्लियर है? सारे वीडियोस पढ़े हैं, लिंक पढ़िए, क्लिक करके देख लेना। यदि कोई डाउट हो रहा है तो कॉल नंबर आपको मेरा दिख रहा होगा, 7828423282 पे कॉल करो, मैं सारी समस्या का समाधान दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बच्चों, अब आगे देखते हैं बच्चों। अब बात होती है चौरा चौरी कांड की। ध्यान से सुनना, चौरा चौरी कांड कब हो रहा है आपका? उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को हो रहा है। कब हो रहा है? 5 फरवरी 1922 को। कहानी कुछ इस प्रकार से हो रही है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों की। क्या हो रहा है कि एक ट्रेन जा रही है जो कि कहीं ना कहीं, सॉरी ट्रेन की बात कर रहा हूँ अभी नहीं, तो इस पे होता यह है कि असहयोग आंदोलन के चलते कई क्रांतिकारी, ध्यान से सुनना, असहयोग आंदोलन के चलते कई क्रांतिकारी जो है कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, जो मार्च की तरफ जा रहे हैं, असहयोग के लिए जो है आवाजें नारे ये सब कर रहे हैं। इससे खिन्न खाकर जो है वहां के जो थाना क्षेत्र के जो लोग थे, चौरा चौरी के पुलिस वाले, मतलब उन पुलिस वालों ने इन आंदोलनकारियों को परेशान करा, छेड़ा और बहुत ही बर्बरता से थोड़ी सी पिटाई भी कर दी। अब जो है सबके अंदर उतना पेशेंस नहीं होता जितना पेशेंस गांधी जी के अंदर है।
पॉइंट को समझना, सबके अंदर उतना पेशेंस नहीं होता जितना किसके अंदर है, गांधी जी के अंदर। तो उन लोगों ने क्या करा, इन्हीं पूरे पुलिस वालों को जो है बढ़िया पैक करा और पूरे थाने में लगा दी आग, जिसके कारण पूरे 22 लोग जिंदा जल गए, या 22 पुलिस अधिकारी जिंदा जल गए। गांधी जी इस बात से बड़े आहत होते हैं और बोले नहीं मैं, क्योंकि गांधी जी आपने बहुत अच्छे से सुन समझा होगा गांधी जी को, वो जो है हिंसावादी नहीं थे, वो अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस की हमेशा सपोर्ट करते थे। एक चमाटा मारोगे तो दो चमाटा दूसरा गाल जो है हो सकता है उपलब्ध करवा दिया जाए, पर ऐसा व्यवहार सबका नहीं होता, इस बात को समझो, तुम्हारा नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, दूसरे का नहीं हो सकता। पर गांधी जी चूंकि लीडर हैं और लीडर जो चाहता है वो होता है, इस आधार पर गांधी जी ने कहा कि मैं इस असहयोग आंदोलन को बंद कर रहा हूं। तो पूछा जाए चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो बोलना 5 फरवरी। कहां पर हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अशोक जो ये कहानी मैंने आपको बता दी, तो इसको मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अब कहानी होती है नागपुर के झंडा सत्याग्रह की। 1930 बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान से सुनना। सारे जितने टॉपिक हैं आज के तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल मिल जाएगा, एक दो प्रश्न यहाँ से। इसी को ध्यान से देखो कि दो चीजें हो रही हैं, एक तो स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है, पुनः देखो कांग्रेस में अब थोड़ा सा मतभेद फिर से आ रहे हैं। एक हो रहे हैं प्रो चेंजर और एक हो रहे हैं नो चेंजर। जो स्वराज पार्टी वाले हैं, जिसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू हैं, ये हैं प्रो चेंजर। ये बोलते हैं हमें उन्हीं के साथ उन्हीं के तरीके से डील करना पड़ेगा, उन्हीं की मीटिंगों में भाग लेना पड़ेगा, हमें बड़े पदों पर जो है पहुंचना होगा, तब जाके हम जो है भारत की दशा और दिशा बदल सकते हैं। परंतु बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चों की, जो नो चेंजर होते हैं बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, जो चल रहा है वो चलने दो, हम अनुनय विनय की नीति को ही अपनाएंगे, मतलब वही भीख मांगने वाली विधि को जो है अपनाएंगे। तो इसके कारण जो है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू एक अलग पार्टी बना रहे हैं 1923 में, और इसका नाम हो रहा है स्वराज पार्टी। क्लियर इतनी बात। अब इसी के कारण देखो, ध्यान से देखो आगे चलकर क्या हो रहा है। 1900 जो है कांग्रेस की परिवर्तनवादी विचारधारा, तो ये मैंने आपको बता दिया। 1924 में हालांकि आगे चलकर जो है गांधीदास पैक्ट हो जाता है, और पैक्ट का मतलब होता है समझौता। ध्यान से सुनना, गांधीदास जो पैक्ट है उसका अर्थ होता है समझौता। तो गांधी जी और दास जी के बीच में समझौता हुआ, जिसके चलते स्वराज पार्टी पुनः जो है कांग्रेस में मिल गई, और गांधी जी ने स्वराज पार्टी की जो है मांगों को कहीं ना कहीं स्वीकार करने की सहमति भी जता दी। बात होती है कि 1923 में नागपुर सत्याग्रह के समानांतर हमारे यहाँ पर भी सत्याग्रह हो रहा है। हमारे यहाँ मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला मध्य प्रदेश का इतिहास भी है, चिंता मत करो। तो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हो रहा है 1923 में। इसी सत्याग्रह के चलते जो है आगे चलकर 6 माह की जेल होती है सुंदरलाल को। देखो ध्यान से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को जो है जबलपुर झंडा सत्याग्रह के चलते जो है जेल होती है, आप बोलिएगा सुंदरलाल को कितने माह की, 6 माह की जेल होती है। वहीं पर आगे चलकर कुछ व्यक्ति हैं जिनमें कंछेदी लाल जो है, बंसी लाल, काशी प्रसाद, ये क्या करते हैं जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहरा देते हैं, तो इनके कारण इनको भी जो है थोड़ा सा पिटाई होगी। पर आपको जो डेट्स याद रखनी है, आपका जो है स्वराज पार्टी 1923, उसी के साथ आपका नागपुर झंडा सत्याग्रह और जबलपुर झंडा सत्याग्रह, ये सब 1930 में हो रहे हैं। कुछ जो है मंथ का इधर उधर चेंजेस है, उसमें परेशान नहीं होना, तुमको मंथ नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा तो ईयर पूछेगा, और घटना थोड़ी सी याद रखो, बस हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे एचआरए के नाम से जाना जाता है, 1924 में सचिन सान्याल और योगेश्वर चंद्र जो है इसका गठन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात आती है अब इसी के साथ काकोरी कांड की, और काकोरी ट्रेन एक्शन की बात आती है। काकोरी कांड को अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने नया नाम दे दिया, और यह नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। थोड़ा सा बुरा शब्द लगता है, इस कारण उन्होंने नाम बदला। तो ये कब होता है, 9 अगस्त 1925 को पूछा जाए तो आंसर दे देना, ये बात हो गई। एचआरए की क्रांतिकारियों ने लखनऊ से सहारनपुर जा रही जो है अंग्रेजों की ये जो ट्रेन है, जिस पर सोना था, या ऐसे समझ लो कि खजाना था, इस खजाने को लूटने का प्लान बनाया, ताकि हम और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। तो इसके चलते जो है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक खां को जो है मृत्युदंड दिया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है अंततः। और ये नाम आपको याद रखना है कि एचआरए के कौन कौन से क्रांतिकारी इन्वॉल्व थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक खां। इसके बाद 25 के बाद बात आती है 1927 की, जब भारत में साइमन कमीशन आता है। क्या आता है भारत में, साइमन कमीशन। बेसिकली जॉन साइमन के नेतृत्व में ये कितने सदस्य था, तो 7 से साइमन, 7 से 7 सदस्य, ऐसे 7 सदस्य, 7 से साइमन, 7 से सदस्य, ऐसे इसको याद कर लो, जो ट्रिक बन गई और फटाफट। 7 से साइमन हो गया, आप ऐसे समझ लो, 7 से 7 हो गया, और 7 से 27 भी हो रहा है, समझ गए। तो 7 इस तरीके से 7 सदस्य हो रहे हैं, और इसी तरीके से जो है 27 भी हो रहा है, 27 भी हो रहा है। तो ये लो तुम्हारा ट्रिक भी बन गई और तुम्हें याद भी हो गया, समझ गए बात को। और जिसको नहीं बना है तो भैया पोगो चैनल देखो। क्या देखो, पोगो चैनल। ठीक है, मजा आ रहा है ना, फटाफट कर रहा हूं, तुम बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो।
1928 की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है? 1928 की। तो 1928 क्या है, ध्यान से समझना। ये ब्रिटिश मंडल भारत आगमन कब हो रहा है? साइमन कमीशन गठित हो रहा है 1927 में, जबकि भारत आ रहा है 1928 में। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। उसी के साथ में हो क्या रहा है, भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति का मूल्यांकन करना था। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 लाए जा रहे हैं, तो उसकी क्या प्रगति है, क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि इसके आधार पर जो है 10 वर्ष बाद जो है आना था, पर जो है परिस्थितियों को देखते हुए 1927 में इस कमीशन को भारत भेज दिया गया था। चूंकि यह 7 सदस्यीय शिष्टमंडल अंग्रेजों का था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, इस आधार पर इसे जो है व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया। ध्यान से सुनना, इसे क्या कहा गया? व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया। और ये जो व्हाइटमैन कमीशन है, इसकी को जो है विरोध में फिर हमारे यहाँ व्यापक विरोध करा गया, जिसमें पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जब इसका विरोध करते हैं, उनके ऊपर किए गए लाठीचार्ज, इस लाठीचार्ज में उनकी जो है आहत होते हैं, थोड़े से बहुत बुरी स्थिति होती है। आगे चलकर कुछ समय बाद, ना कि एग्जैक्टली इसी समय, कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। मरते समय उनके कुछ अंतिम शब्द हैं, अंतिम वक्तव्य हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको आंसर देना है। कि वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर किए गए लाठी का एक एक प्रहार, ध्यान से सुनना, कि मेरे ऊपर किए गए लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन की जो ताबूत है उसके लिए कील साबित होगा। मतलब तुमने मुझे जो मारा है, तो तुम्हारा पूरा पैकिंग यहीं से होगी, चिंता मत करो। जितनी लाठी मारी उतनी तो है। तो साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए बच्चों। ध्यान से समझना, सारे फैक्ट्स लिखे हैं, फटाफट इनको पढ़ लेना। चाहे तुम्हारे प्री के पॉइंट मतलब हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ ले, मैं तो कह रहा हूँ हिस्ट्री से रिलेट ना करे तो तुम्हारे ये पॉलिटी से भी रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? पॉलिटी से। और बोल देना सर ने पढ़ाया है, बन रहा है। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। हो क्या रहा है कि भारत के राज्य सचिव हैं उस समय बच्चों बर्केन हेड। ध्यान से सुनना, भारत के राज्य सचिव उस समय बर्केन हेड है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, क्योंकि ये क्लास मैं अपने बड़े सीमित संसाधनों से ले रहा हूँ, बड़े से डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। तो यदि आपको देखने में थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ होती है कंटेंट को, तो आप मिनिमम जो पिक्सल रखेंगे अपने वीडियो का, जो वीडियो क्वालिटी जो आप देख रहे हैं, वो 480 रखेंगे। यदि 720 रख पा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं इससे बेहतर कुछ नहीं, एक एक चीज क्लियर दिख जाएगी। पर यदि आप इसको नॉर्मली देख रहे हैं मोबाइल पर, तो आप 400 पिक्सल, 480 पिक्सल जो होते हैं उस पर देखें इसको, ठीक है। तो होता यह कि राज्य सचिव बर्केनहेड, क्योंकि भारत में भी विरोधाभास चल रहा है, तो राज्य सचिव बर्केनहेड एक चुनौती दे डालते हैं कांग्रेस को या कांग्रेस के सदस्यों को, कि तुम जो है एक आम सहमति से, यदि तुमको इतना लग रहा है ना, तो एक आम सहमति से एक जो है स्वतंत्र संविधान बना के बता दो तुम लोग का। ये भी एक बड़ी बात थी बच्चों। ऐसा नहीं है मौका नहीं दिया गया, पर हमारे यहाँ के लोग सहमत नहीं थे, जिसमें से लीग तो कतई सहमत नहीं थी, भारत के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसे तो अब बिल्कुल अलग माइंडसेट चल रहा है उसका, समझना मेरी बात को। तो इस आधार पर जो है इस जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी जा रही है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू, और ये जो है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सब लोग भी शामिल है, ध्यान से समझना। पर ये जो रिपोर्ट है जब ये सबमिट करी जाती है, चूंकि विरोधाभासी रिपोर्ट होती है, अंग्रेजों को तो मानना वैसे भी नहीं था, इसके कारण अंग्रेज इसको जो है कैंसिल कर देते हैं। और इस आधार पर ध्यान से समझना कि विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे जो है अपनी प्रस्तुत करी 1929 में, और इसी को जो है जिन्ना फार्मूला के नाम से भी जाना गया। ये कहानी यहां तक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1919 को हो रहा है। ध्यान से सुनना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हो रहा है? 1919 को हो रहा है। अब यहाँ पर कहानी क्या बन रही है? यहाँ पर जो कहानी है वह कुछ इस प्रकार से बन रही है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि हम जो है ना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 26 जनवरी 1930 को हमने ये जो है ये डिसाइड कर लिया कि हम जो है अब पूर्ण स्वराज को लेकर ही रहेंगे, और ये डेट, ये तिथि निर्धारित करी गई 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन हो रहा है 1919 में। पर यह होता है कि इसी आधार पर, इसलिए भारत का संविधान आगे चलकर 26 जनवरी को ही लागू करा था। ध्यान से सुनना, इसी के आधार पर, और इसीलिए हमने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा जो है कब करी? कहीं ना कहीं 26 जनवरी को। बाकी फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। दांडी मार्च की बात आती है, किसकी बात आती है? दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च से तो सब पूछ ले, तुमको बिल्कुल बनना चाहिए, चाहे प्री पूछ ले वो एग्जामिनर, चाहे मेंस पूछ ले, सारे कंटेंट तुम्हारी आंखों के सामने है। अच्छा, कोई चतुरा स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो मैं उससे ये भी बोल रहा हूँ कि ले लेना, पर वीडियो पूरा देखना, ठीक है। पापी मन, मैंने लास्ट वीडियो एक चीज देखी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों के साथ शेयर करने का मन कर रहा है तो 2 मिनट शेयर कर लेने दो मुझे। एक दिन में 1K व्यूज गए वीडियो के। मतलब तुम लोगों का प्रेम, या तुम लोगों ने देखा तो। पर खुद से सोचो जमाना किस तरीके का होता जा रहा है, कि वो शिक्षकों का भी मिसयूज करने की सोच रहा है। आप हमारे जैसे प्लेटफॉर्म वाले जो टीचर्स हैं, यदि उनको उठाएंगे नहीं तो आप उस भंवर में वैसे ही रहेंगे जो आप अभी तक थे।
हमारे पास संसाधन सीमित है, पर हमारा कैलिबर कमजोर नहीं है, इस बात को याद रखना। क्षमताएं कमजोर नहीं है, परंतु जिस तरीके से मार्केट में, बाजार में ये जो षड्यंत्र चलता है, समझ गए, भाई भतीजावाद पूरे मार्केट में चलता है। इसके कारण हमारे जैसे टीचरों को, शिक्षकों को, मैं अकेला नहीं हूं, कहीं है इस पे, इनको उठने नहीं दिया जाता। पर बच्चे भी उस भीड़ में जाना पसंद करते हैं जिस भीड़ में उनका कभी कुछ हुआ नहीं। अभी भी वक्त है, अभी भी देर है। आपका प्रेम, आपका सहयोग चैनल को जहां तक ले जाएगा, मैं तुम्हें वहां उतने आगे तक ले जाने की जो है क्षमता रखता हूँ। नहीं भी है तो आपका जो निवेश है हमारे ऊपर, उसको मैं कभी जाया नहीं जाने दूंगा। आपका पूरा सहयोग होगा, पूरी सहयोग करूंगा और हर संभव मदद करूंगा आपकी। और जितने बच्चों ने कॉम्बो कोर्स लिया है उनसे एक बार पूछ लो, अभी भी चाहो तो डायरेक्ट मुझे बिना बताए कॉल लगा के पूछ लो कि 5,000 बोले थे पर 15,000 का रिटर्न दिया कि नहीं दिया एग्जाम के पहले। अभी तो कोर्स हुआ भी नहीं, उसके पहले दे दिया। इसलिए बोल रहा हूं, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। कुछ आईएएस एकेडमी को जितना आगे बढ़ाओगे उतना मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। चलो आगे देखो। दांडी मार्च 1930 में हो रहा है और यहीं पर गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगे जो है प्रस्तुत भी कर रहे हैं, मतलब 1930 में, ना कि दांडी मार्च में। ध्यान से समझना, सब चीजें जो है मैं आपको पढ़ाने के लिए रखता हूँ। कब से कब तक, ध्यान से सुनो, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 तक चलता है। पूछेगा जो है दांडी मार्च कब से कब हुआ, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। अब देखो होता क्या है, गांधी जी साबरमती आश्रम से जो है दांडी तक पैदल जाते हैं या पैदल मार्च करते हैं। पूरा वर्ल्ड मीडिया भी जो है कवरेज दे रहा है इस पूरे जो है मार्च को। उसी के साथ गांधी जी जो है दांडी में जाकर नमक बनाकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नमक भारतीय जो है नहीं बना सकते थे, अंग्रेजों ने उस पर पाबंदी लगा रखी। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी ये जताना चाह रहे थे कि हम यदि इच्छा शक्ति बना लेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वाकई में ये शक्ति थी उस समय देश में। ध्यान से समझना। इसके साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो रहा है। तो आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हो रहा है, आप बोलोगे 1930। कब बोलोगे, 1930। ध्यान से सारी डेट सकते जाना। इस समय वायसराय कौन है, ध्यान से सुनना, जब दांडी मार्च हो रहा है तब वायसराय कौन है, तो कैनिंग। कौन है, कैनिंग। कैनिंग और बेंटिंग जो है, जो आपके राजा राम मोहन राय, सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात आती है, इन दोनों की जोड़ी बनी थी। और एक क्वेश्चन आपका प्री पीवाईक्यू में चेक करना आया हुआ है। कमेंट देख के कमेंट में जल्दी बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें पता है कि नहीं पता है। मध्य प्रदेश में इसी के समानांतर, ध्यान से समझ लो, मध्य प्रदेश को भी थोड़ा सा जोड़ के रखा, हालांकि अभी मध्य प्रदेश सेपरेट, पूरा इतिहास बाकी चिंता मत करो, अभी इसके बाद ही लूंगा जस्ट। तो होगा ये कि मध्य प्रदेश में इसी के समानांतर जो है जबलपुर में सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र जो है सहयोग कर रहे हैं। इसी के समानांतर इस प्रकार का सत्याग्रह चल रहा है या विरोध चल रहा है। वहीं सिवनी में देखो, सिवनी में जो है दुर्गा चौक है, आई थिंक सिवनी वाले जो है बच्चे यदि इस क्लास को देख रहे होंगे तो वो और अच्छे से वो है लाइक और शेयर करेंगे कम से कम, क्योंकि सिवनी पृष्ठभूमि हमारी भी रही एक समय और अच्छा खासा हमने पढ़ाई लिखाई जो है उसी क्षेत्र की, आप समझ सकते हैं, है तो पन्ना से, पर सिवनी क्षेत्र में हमारे जो है पिताजी की सर्विस रही, तो उस दौरान हम भी कुछ जानते हैं, हमारे बचपन के दोस्त यहीं के। तो सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक सत्याग्रह यहीं पर करा था। ध्यान से सुनना, सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक सत्याग्रह यहीं पर करा था। बात होती है सुभाष ने या सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसको, ध्यान से सुनना, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के जो है रोम मार्च से इसकी तुलना कर दी थी। रानी गैडिनिल्यू की बात होती है, जो कि पूर्वोत्तर में इस पूरे सत्याग्रह या विरोध का सहयोग कर रही हैं, जो कि मणिपुर की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, नागाओं का नेतृत्व कर रही है। पश्चिमोत्तर भारत में सीमांत गांधी के नाम से मशहूर आपके अब्दुल गफ्फार खान, आपसे पूछे सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, तो आप बोलोगे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व करा था। तो पूछे 3 तरीके से प्रश्न है, इस पूरे जो स्नैप्स है इस पर सब कुछ है। कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, साथ में कौन सी समानांतर चीजें चल रही हैं, किसको क्या कहा गया, इतना पढ़ लेना, प्रश्न बिल्कुल बनेगा। एग्जाम कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ एसएससी एनडीए के एग्जाम में तुमको पता होना चाहिए, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से ही। तो अभी आप एनडीए के भी प्रश्न लेके बैठ जाओ, मेरी क्लास में ना बने तो आप मुझे कॉल करना कि सर नहीं बना। चलो आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने आपको बताया 1930 की ही बात हो रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कब हो रही है, 1930 में। गांधी जी ने दांडी मार्च को जो है शुरू करा, परंतु ध्यान से सुनना, 1931 में चूंकि गांधी इरविन समझौता होता है, कब होता है, एनसीईआरटी की जब बुक चेक करोगे तो 4 मार्च 1931 में होता है, पर अलग जगह कुछ अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। जैसे लूसेंट में भी देखोगे तो ऐसा लूसेंट में अलग से मेंशन करा। अच्छा मैं तुमको फिर से बोल दूं कि जो जो कंटेंट सोच रहे हो ना, ये एक नहीं 10-10 बुकों का रहता है। मतलब इसमें लूसेंट के एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आए, पीवाईक्यूज क्या है,
मैं अपने पास 4-4 बुकें खुद रखता हूँ। इन सब का समग्र जो है योग समझ लो मैं आपको दे देता हूँ और इसी को मैं 360 सेलेक्टिव बाकी हटा देता हूँ। तुमको इतनी मेहनत नहीं करनी है, मैं फिर से बोलूँगा तुम इस मेहनत को करोगे 4 साल तुमको लग जाएँगे। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तुम पढ़ के पास हो जाओ, इतना कर लो जीवन सुधार लोगे। चलो, आगे बात करते हैं सरोजिनी नायडू, तो इसी के ये जो समझौता होता है, इस समझौते के चलते आपसे पूछे किसने जो है गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा या सरोजिनी नायडू ने किसे 2 महात्मा कहा, तो आंसर बोलोगे गांधी और इरविन। अब हो रहा है यहीं पर लाहौर षड्यंत्र केस जो था बच्चों, लाहौर षड्यंत्र केस के चलते जो है भगत सिंह राजदेव सुखदेव राजगुरु और सुखदेव को जो है यहाँ पर फांसी की सजा जो है सुनाई जाती है। गांधी जी के पास ये वो क्षण था, ये वो मौका था कि गांधी जी चाहते तो इनकी फांसी को रुकवा सकते थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इनकी बायोग्राफी जब पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा मजा आ जाता है। कभी एक होगा तो एक पॉडकास्ट में इन लोगों के बनाऊंगा कभी आप लोगों के लिए, पर चूंकि समय सीमित होता है और आप लोगों का सहयोग मुझे उतना अभी मिला नहीं जितना मुझे अपेक्षा थी, तो मैं आपको इतना अच्छे से ये सारे विषय पर बताता कि होता ये है कि जब गांधी जी जो है इस चाहते, मतलब कहने का तरीका ये है या मीनिंग ये है, तो गांधी जी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको बचा सकते थे, पर चूंकि गांधी जी ने नहीं बचाया, ये वो क्षण था जब भारत में गांधी जी को खुद काले झंडे दिखाए भारत के लोगों ने, क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी जी इस समझौते के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को कैंसिल करवाएं, और ये पॉसिबिलिटी थी, पर गांधी जी यहाँ पर जो है उनकी फांसी को नहीं रोकते हैं और अंततः ये कहते हैं कि जो है गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं, क्योंकि इनका जो विचार था, इनका ये मानना था कि तुमने वायलेंस करा है तो तुम्हें अब दंड मिलेगा, इस टाइप से थोड़ा सा उनका जो भी था वो सोचना गांधी जी का था। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ कि अपनी राय प्रकट करूं, मैं बता रहा हूँ कि क्या परिस्थिति है, ध्यान से समझना। तो इस आधार पर जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। एक प्रश्न और बनता है, बड़ा ही सिंपल और सीधा प्रश्न है, ध्यान से सुनना, बड़ा ही सिंपल और सीधा प्रश्न है। वो प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 3 गोल में सम्मेलनों की बात हो रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, कब हो रहे हैं? 1930, 1931, 1932, 1930, 1931, 1932, ध्यान से समझना। पहला जो हो रहा है वो हो रहा है 1930 में, दूसरा हो रहा है 1931 में, तीसरा हो रहा है 1932 में। अब प्रश्न क्या पूछेगा? बाकी सारी रामायण पंचायत ज्यादा नहीं पूछेगा, वो इतना पूछेगा तुमसे, ध्यान से समझना, कि गांधी जी इसमें कब गए थे, तो तुम बोलना सेकंड नंबर पे कब गए थे, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और यहीं पर जो है चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर आई थिंक जो है कह रहा है, तो सेकंड में जो है गांधी जी भाग लेने गए थे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे, तो ये आंसर दे देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, गांधी जी लिखा हुआ है बच्चों, यदि ना दिख रहा हो तुमको, गांधी जी ने भाग लिया, समझ गए बात को, ये गांधी जी ने भाग लिया। अब एक प्रश्न और पूछता है कि तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, तो तुम बोलोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोलोगे? डॉक्टर अंबेडकर। तो ये प्रश्न भी बनता है, आंसर दे के आना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब कहानी हो रही है कि अब फिर से भारत में जो है विभाजन की एक और जो है फूट डालो राज करो का कॉन्सेप्ट चलाए जाने की बात आ रही है, जिसके चलते सामुदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की जो है घोषणा करी जा रही है। ध्यान से सुनना, सामुदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की जो है घोषणा करी जा रही है, ठीक है ना। तो सामुदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड, इन्हें जो है सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना गया। कब हुआ? 16 अगस्त 1932। ध्यान से सुनना, 16 अगस्त 1932 को हो रहा है। बांटो और राज करो की नीति के आधारित ये तुष्टिकरण की राजनीति थी, जिसके चलते जो है ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हो तुम लोग, हाँ की ना बोलो तो याद कर लो, मैकडोनल्ड का बर्गर जो है मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड जो है रिलीज करे थे, ऐसे समझ लेना। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर दलितों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। अभी क्या हो रहा था, इसके पहले जैसे हिंद मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सबका जो है बंटवारा चल रहा है सीटों को लेकर, मतलब अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं इन्हीं को लड़ाओ, और वाकई में वो जो नींव जो डाली गई थी, वो जो बीज बोए गए थे, वो बीज आज भी हैं। इस बात को समझो आप लोगों के बीच में, इसीलिए तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, इसलिए तुम सिख ईसाई करते हो, इसलिए तुम जो है अलग अलग भारत पाकिस्तान करते रहते हो, क्योंकि ये बीज वो बो के गए हैं, जिस बीज को तुम जो है उनकी जड़ें इतनी गंदी हो चुकी हैं कि तुम अब नहीं हटा पा रहे, जैसे बेशरम की जड़ होती है ना वैसी। तो बात ये होती है, गांधी जी जो है इससे आहत होते हैं और पुणे की येरवदा जेल में जो है गांधी जी भाई साहब अनशन में बैठ जाते हैं। इसके चलते एक समझौता होता है, जिसे हम आगे चल के पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान सुनना, इसे इसी के चलते क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। इसे गांधी अंबेडकर समझौते के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 को हो रहा है। कब हो रहा है? 24 सितंबर 1932 को हो रहा है। दलितों के पृथक निर्वाचन के स्थान पर जो है प्रांतीय विधानसभा आरक्षण जो है यहाँ पर दिए गए। अब यहाँ पर ये बात सहमति हो गई किसके, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, कि दलितों को पृथक से निर्वाचन तो नहीं दिया जाएगा, पर हाँ ये जो प्रांतीय विधानसभा के जो चुनाव होने, इनमें आपको आरक्षण दे दिया जाएगा, इतनी सीटें आपकी फिक्स कर दी गई।
ये वो क्षण था इस देश में, ध्यान से समझना, ये वो क्षण था जहां से आरक्षण की नींव डल चुकी थी। और इसी आरक्षण को आज भी राजनेता अपना हथियार बनाए हुए हैं और इसी आरक्षण के बेसिस पे आज भी तुम लोगों को लड़ाया जा रहा है। मैं 2 मिनट यदि बोल दूं इसी स्टेज से, इसी प्लेटफॉर्म से कि एसटी एससी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एससी एसटी वाले नाराज हो जाएंगे, समझना। और मैं बोल दूं मिलना चाहिए तो जनरल, ये यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले जो है नाराज हो जाएंगे। पर आप इस बात को सोचें, जब अच्छे से रियलाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आरक्षण का फायदा जिनको मिलना चाहिए वो अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं आज भी इस देश में, और जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें तो चल ही रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो इसके पीछे कहानी है, लंबी कहानी, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तुम अभी इन विवाद में मत पड़ना, शांति से पढ़ो, पास हो जाओ। क्लियर है? आगे बढ़ो। इसके बाद लीग का मुक्ति दिवस की बात आती है। इसे धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है? 22 सितंबर 1939 की बात हो रही, 1939 तक अब आप आ गए। क्लियर है? एक बार मुझे फटाफट सारे लोग थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो, सारे लोग सूचना कर दो कि हाँ सर यहाँ तक हमको सारी बातें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जल्दी से बता दो मुझे। ठीक। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी के प्रेम जिस प्रकार से बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी प्रकार जो है प्रयासरत रहें, इसी प्रकार कोशिश करते रहें। हम जीतेंगे, हमारा प्रयास यही कि आपको जिताया जाए, आपको आगे बढ़ाया जाए। लास्ट क्लास में जिस तरीके से आपका जुनून था, आपका जो सहयोग था, उसी सहयोग को मैं आज भी अपेक्षित कर रहा हूँ। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ो, जो लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा है करो। कुछ आईएएस एकेडमी के द्वारा विभिन्न कोर्सेस आपके सहयोग के लिए लॉन्च करे गए हैं, उन पर भी थोड़ी देर से चर्चाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आ चुके हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ ठीक। मैंने बोला है जो लोग जुड़े हैं नए, मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी एक स्क्रीन सिंगल है मेरे पास में, जिसके कारण मैं आपके नाम और ये सारी चीजें नहीं ले पा रहा हूँ। जो मेरे पास बेस्ट है, जो मैं कर पा रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ, जिससे आपको ये डेटा मिल जाए, आप पढ़ो और पास हो। एग्जाम करीब है, नाम मैं नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा नाम मैं ना, आपका नाम मैं ना लूं, आपका नाम जो है आपका गांव, आपका शहर, आपका देश ले, ऐसा हमको कोशिश करनी है। चलिए, अगस्त प्रस्ताव की बात आती है तो 1940, ध्यान से सुनना, अगस्त प्रस्ताव 1940, लिनलिथगो ने जिस प्रस्ताव को पेश करा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान बिल्कुल आ खड़ा हुआ था दरवाजे पे, किसके? अंग्रेजों की माथे पे खड़ा हो चुका था, समझना मेरी बात को। तो अंग्रेज यहाँ पर भारतीयों से जो है सहयोग अपेक्षित कर रहे थे, अंग्रेज चाह रहे थे कि भारतीयों का सहयोग मिल जाए, इसलिए जो है अगस्त प्रस्ताव को लाया गया। हालांकि एक प्रश्न पूछेगा कि दरवाजे में जड़ी जंग की कील, इसे किसने कहा? तो आप बोलना नेहरू ने कहा इस प्रस्ताव को, समझना, मतलब भारतीय जो है सहयोग में नहीं जा रहे। आगे चलकर पाकिस्तान की आधिकारिक मांग बिल्कुल जो है दृढ़ रूप से निश्चित हो रही है 1940 में। और ये इसके जो है पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र, जिसका नाम है चौधरी रहमत अली, ध्यान से सुनना, चौधरी रहमत अली। इसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान है वो शब्द कुछ इस तरीके से बन रहा है: पा से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और बलूचिस्तान, इन 5 क्षेत्रों को मिलाकर उसने पाकिस्तान को बनाने की या पाकिस्तान को बनने की जो है बात कही। कहीं ना कहीं लीग जिस पृष्ठभूमि पे चल रही थी उस पर लीग अड़ी हुई है, और इसी को औपचारिक जो है मान्यता दे दे रहे हैं जिन्ना। और जिन्ना ने ऐसे लाहौर अधिवेशन में, या जिन्ना को इसी आधार पर द्वि राष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। 2 राष्ट्र, समझना, हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई की, या हिंदू मुस्लिम को अलग करने की, भाई भाई को अलग करने की पूरी कहानी रच चुकी है। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है दूत कहा कि भैया मत करो ऐसा। वहीं गांधी जी जो है कायदे आजम भी कह रहे हैं, पर ठीक है, कायदे आजम नहीं मानेंगे, अभी चिंता मत करो, गांधी जी को भी ठुकराएंगे। आगे चलकर बात होती है 1940 का, ध्यान से सुनना, 1940 का दिल्ली चलो आंदोलन, या इसी को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। शुरू कर रहे हैं गांधी जी ने, पावनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हो रहा है बच्चों। इसके पहला सत्याग्रही पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तुम बोलोगे विनोबा भावे। क्या बोलोगे? विनोबा भावे। उसी के साथ सेकंड नंबर पर आ रहे हैं पंडित नेहरू। कौन आ रहे हैं? पंडित नेहरू। सारे फैक्ट यूनिक हैं, पढ़ते चलो, मस्त आगे बढ़ते चलो। आगे चलकर इसी दिशा में क्रिप्स मिशन आ रहा है, या इसी को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना गया, मार्च 1942 तक अब आप आ चुके हो, ध्यान से समझना, 47 तक आ रहे हो, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा। बात हो रही है भारत कब आया, तो बोलना 23 मार्च 1942 को आया। कब आया? 23 मार्च 1942 को आया। अध्यक्ष कौन थे? बोलना स्टीफर्ड क्रिप्स थे। सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे और एबी एलेक्जेंडर। तो नाम पूछ ले, सदस्य पूछ ले, कब भारत आया ये पूछ ले, आंसर जरूर देकर आना एग्जामिनर को। गांधी जी, ध्यान से सुनना, गांधी जी क्या बोलते हैं? एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन को एक उत्तर दिनांकित चेक कहा?
पोस्ट डेटेड चेक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। तो आपका आंसर होना चाहिए गांधी जी ने किसको बोला, क्रिप्स मिशन को बोला। पंडित नेहरू ने इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया, ध्यान से समझना, पंडित नेहरू ने इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया कि यह एक उत्तर दिनांकित चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। समझना, यह एक उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब यह पीडीसी है जिसका बैंक जो है एक तरीके से वैनिश होने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन तक अब आप आ गए। पूछे, अध्यक्ष पूछ ले, क्या क्या पूछना है सब पूछ लिया। क्लियर है? बन जाएगा, आगे बढ़ो। बिल्कुल, जो नए जुड़े हैं मैंने बोल रखा है कि आपको 1.5 2.5 में लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने अपना बटन एक्टिव कर रखा है। मैंने हमेशा बोला है, जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैंने ऐसा बोल रखा है कि मैं एक्सीलेटर यूं ही रखता हूं हमेशा। कोर्स का कोर्स भी होगा, कंटेंट भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, पास भी होगा, चिंता मत करो। बस एक बार जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके को आत्मसात कर लो या समझ लो। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है 1942। कब हो रहा है? 1942। तो वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत इसको स्वीकृति मिल रही है। लास्ट ईयर का पीवाईक्यू में आई थिंक जो है ये प्रश्न आ चुका है कि जो अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसकी डेट 8 अगस्त मानी थी अपने आयोग ने। समझना, 9 अगस्त से जो है ये प्रारंभ होने वाला था, परंतु अल सुबह जो है ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया। आपसे पूछे ऑपरेशन जीरो आर का संबंध किससे है, तो इसके कारण क्या है, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, मतलब गांधी जी और इन सबको जो है यहाँ पर कैद कर लिया जाता है, क्योंकि इस आंदोलन को व्यापक रूप न दिया जा सके, इसके हर संभव प्रयास ब्रिटिश सरकार कर रही है। इसी के साथ पंडित नेहरू जो है, आप ध्यान से सुनना, यहाँ से सारे बनने वाले प्रश्न है आपको, कि पंडित नेहरू जो है यहाँ पर अहमदनगर दुर्ग में जो है इनको ले जाकर कैद करा जाता है या रखा जाता है, जहां पर इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, आपसे पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है, बोलोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहां पर लिखी? अहमदनगर दुर्ग पर जो है इसको लिख रहे हैं। उसके बाद में ध्यान से सुनना, ऊषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, चूंकि इस समय कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को कवर कर लिया गया है, मतलब कैद कर दिया गया है, और कैद करने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते गुप्त रेडियो संचालित कर रहे हैं, संचारित कर रहे हैं आपके ऊषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। ध्यान से सुनना, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ऊषा मेहता पर अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है, आपने शायद ना देखी हो, तो मैं बोलूंगा पेपर के बाद कुछ मूवीज देखना, मैं उनके नाम एक दिन आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ही आपके पेपर हो जाए, 3-4 मूवी बिल्कुल शानदार देखनी है। एक तो हिसाब बराबर तुमको देखना है, हिसाब बराबर, ध्यान से सुनना, हिसाब बराबर। एक विकी कौशल की आई थिंक छत्रपति शिवाजी पे आई है, उसको अपने को देखना है। बिल्कुल मैं भी देखूंगा, तुम भी देखना, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसको ना मिले बता देना, मैं यहीं पर यूट्यूब में तुमको डाल दूंगा। उसी के साथ एक और आती है, एक और मूवी जो है ऊषा मेहता की, यदि देखना हो, हालांकि छोटा सा कैरेक्टर है पर इस बहाने तुम जान पाओगे। सारा अली खान ने आई थिंक इसका रोल निभाया है, तो देख लेना। राम मनोहर लोहिया भी हैं, अपने इमरान हाशमी ने आई थिंक रोल निभाया है। ठीक है, इमरान हाशमी, बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, पर कुछ अच्छे काम करने लगा। अब आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस, नो डाउट भारतीय इतिहास में यदि इस यहाँ से प्रश्न ना बने तो पूरा इतिहास अधूरा होता है, आपको भी पता है। तो बोस जी के बारे में तो बिल्कुल हमारे भी आदर्श हैं, ध्यान से सुनो, फटाफट प्री हो मीन्स हो, आपको कुछ भी बना ले। मैंने बोला है मेरे कंटेंट ऐसे हैं कि तुम प्री में बैठ जाओ, मीन्स में बैठ जाओ, रोगे तो नहीं, इतना तो पक्का है। ध्यान से सुनो, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे हैं, ये बात हो गई। 1939 हमारे यहाँ त्रिपुरी का अधिवेशन हो रहा है, ध्यान से सुनो, त्रिपुरी का अधिवेशन जबलपुर में हो रहा है। त्रिपुरी आपको यदि अच्छे से याद हो, जब आप बाहर मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ोगे, तब मध्य प्रदेश में जबलपुर को पहले त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर रहे हैं। होता यह है कि त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के जो एक तरीके से जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव है, पट्टाभी सीतारमैया, इनको ये हराते हैं, और इसके चलते आगे चलकर थोड़ा सा मतभेद होता है, और फिर ये कांग्रेस को छोड़ के जो है चले जाते हैं। ठीक है, तो इनकी भी कहानी है, पर डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, एक दिन एक क्लास इनके ऊपर दे दूंगा। क्लियर है? उसके बाद 1942 में, ध्यान से सुनना, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। पर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन कौन कर रहे हैं? तो बोलना रास बिहारी बोस। कौन कर रहे हैं? रास बिहारी बोस। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? रंगून, म्यांमार। ठीक है ना? उसके बाद 1943 की बात आ रही है, आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पे करा था। कहाँ करा था? सिंगापुर पे। उसके साथ संबोधन, सुभाष चंद्र बोस को कई लोगों ने अलग अलग से नाम से पुकारा, जैसे जो है हिटलर जो है वह इनको नेताजी बोल रहा है, सोचो हिटलर को भी चमका के चले आए थे। उसके बाद में देश नायक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, वहीं देशभक्तों का देशभक्त जो है गांधी जी इनको बोल रहे हैं। गांधी जी की क्लास अभी वीडियो चेक करो, अभी आपको जो है, जो मैं अपने चैनल पर कुछ आईएएस एकेडमी का जो अपना चैनल है, इस पर वीडियो पढ़ा है। गांधी जी की क्लास मैंने आपको 30 जनवरी को दी है। किस जनवरी को दी है? 30 जनवरी को। संपूर्ण क्लास बड़ी विधिवत क्लास है, बहुत यूनिक क्लास है, चाट के चेक करो। ठीक है ना?
प्री पी के साथ उसमें 3 सब्जेक्ट मैंने कवर करे हैं, मतलब पॉलिटी का भी कवर कर लिया, एथिक्स में भी जो उनके जो विचार हैं उनको भी कवर कर लिया, सारी कहानी बिल्कुल सेट है, प्री मेन सब कुछ है। समझ गए बात को? चलो, उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझ गए बात को? तुम भी जो है मुझे अपना समय दो मैं तुम्हें पास करा दूंगा। अब तो हंस नहीं हंस रहे हो? आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है चलो, तुम मुझे समय दो और पैसा भी दो। चलो, गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता जो है रंगून रेडियो से कहते हैं, ध्यान से सुनना, गांधी जी को ये क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अब ये गांधी जी को एक संबोधन दे रहे हैं रंगून रेडियो से कि राष्ट्रपिता भारत की इस आजादी में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो यहीं से संबोधन दे रहे हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता। तो प्रश्न पूछा जाए गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आप बोलोगे सुभाष चंद्र बोस ने कहा। वहीं इनको जो है कहीं ना कहीं जापान, चूंकि जापान का उस समय देखो कितना, जापान बहुत खुराफाती था बच्चों को, तो जब एटम बम गिराया गया ना तब जाके जापान ने बिल्कुल संन्यास ग्रहण कर लिया, नहीं तो जापान बहुत खुराफाती था और बहुत टेक्निक में आगे था। आज भी जापान आगे है, सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स आपको जापान में ही देखने को मिलती है। तुम लोग स्किल्ड नहीं हो, गलती मत रहना, समझना। तो शहीद द्वीप जो कि जिसे आप अंडमान के नाम से जानते हैं, वहीं स्वराज द्वीप जिसे जो है आप निकोबार के नाम से जानते हैं, ये जापान ने किसको दिया था? सुभाष चंद्र बोस को एज अ गिफ्ट दे दिया था। और यहीं पर ये तिरंगा फहरा रहे हैं। मतलब इस आधार पर अब बोस जी की कहानी आपकी एंड होती है। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, वे लोग जो आज इस क्लास को देख रहे हैं, समय चूंकि कम है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि तुमने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस बैच में इतना कुछ डेटा मैंने दे के रखा है और एक मास्टर फाइल दी है। मास्टर फाइल समझते हो? सारी क्लास की जितनी हो उनमें जो यूनिक टॉपिक्स है उनकी एक खतरनाक टॉप पूरी फाइल है। ये फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे और इस फाइल को डाउनलोड करके आप जो है पढ़ पाएंगे। मात्र एक रिचार्ज के बराबर है। आपको पता है 299 रुपए कुछ नहीं होते। पर यदि कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको शांति से सिर्फ पढ़ लो। सब कुछ एक डेटा, एक व्यवस्थित डेटा है जहां से आने वाले संभावित प्रश्न हैं और वो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने इस बैच से आपको पॉलिटी भी पढ़ाई, इस बैच में मैंने इस बैच में आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, हिस्ट्री के तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। देखो, करंट अफेयर्स हो गया, उसी के साथ स्पोर्ट्स हो गया, ऐसे कई टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए। तो आई होप यहाँ से आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक है, ये जो क्लास देख रहे हो इसमें भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, वहां पर लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख ही रहा है, कुछ भी डाउट हो फटाफट कॉल करो, क्योंकि मैसेज करने से बेहतर मैं मानता हूँ कॉल करके समाधान ले लो, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीआर फॉर्मूले की बात होती है, चूंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और लीग के मध्य समझौते के लिए एक प्रस्ताव रखा बच्चों, क्योंकि सांप्रदायिक समस्या को जो है सुलझाने की बात हुई। इस पर कहीं ना कहीं गांधी जी तो सहमत होते हुए दिखे और इसी के चलते गांधी जी जिन्ना को जो है क्या बोल रहे हैं? कायदे आजम बोल रहे हैं। हालांकि जिन्ना दुष्ट है, पापी है, नहीं मान रहा है। और अंत में जिन्ना की मौत कैसी हुई इस स्टोरी को भी सुनना कभी, मैं बड़े अच्छे से आपको बताऊंगा। वेवेल योजना की बात होती है तो 14 जून 1945, ध्यान से सुनना, 14 जून 1945 को वेवेल योजना लाई जा रही है। भारत में व्याप्त जो गतिरोध चल रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत चल रहा है और ये लोग भी मानने को तैयार नहीं। इस बात को समझो, मतलब अंग्रेज तो अब झुकते हुए दिख रहे हैं पर ये लोग झुकते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये यूं चल रहा है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसी के चलते वायसराय वेवेल जो है आगे चलकर शिमला सम्मेलन बुला रहा है। क्या बुला रहा है? शिमला सम्मेलन बुला रहा है। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो तुम बोलना 25 जून 1945 को हो रहा है। शिमला सम्मेलन कब हो रहा है? 25 जून 1945 को हो रहा है। सर्वदलीय सम्मेलन था, मतलब सभी दल के लोग आए थे, चाहे लीग हो, कांग्रेस हो या अन्य हो, सभी आए थे। कांग्रेस का नेतृत्व पूछे तो अब्दुल कलाम आजाद, कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट आई थिंक जो है माने जाते हैं एक तरीके से अध्यक्ष के तौर पे। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं आपको, तो याद रखना थोड़ा सा, शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ। अब देखो मैंने दो कितनी कोशिश कर देता हूं आपके लिए कि आपको बिल्कुल भी भटकना ना पड़े और मेरे जो बच्चे मुझसे क्लास पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में डाउट जो है ना आए। क्या ना आए? डाउट ना आए। इसके लिए मैं आपको, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा है, यदि आपको लग रहा हो तो शिमला सम्मेलन। तो देखो पहले ट्रिक लिख दी है मैंने यहीं पर कि पहले क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? पहले देखो सम्मेलन हुआ। तो ये ट्रिक मैंने आपको लिख दी, अलग से नहीं लिखने जा रहा हूँ, चलो लिखी हुई है ट्रिक। पहले क्या हुआ? सम्मेलन हुआ, मतलब पहले लोग मिलते हैं फिर समझौता होता है। तो सम्मेलन आप लगा लो 1945 में हुआ और समझौता जो है वह 1972 में हुआ, क्योंकि हो सकता है तुमको दिक्कत आ जाए। अभी तो सुन रहे हो, ये जब टीचर बताता है, जब मैं बता रहा हूं तब आपका मन बड़ा अच्छा है। एग्जाम के दिन जैसे ही बैठोगे कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एड़ी चोटी का प्रयास करता हूं मैं बच्चों को, क्योंकि मैं आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझता हूं कि उस दिन क्या तकलीफ में आप आओगे। इसलिए बोलता हूं, आपकी भावनाओं को समझने का हर संभव प्रयास करूंगा।
चलो आवाज आ रही है ना प्रॉपर, दब तो नहीं रही है? स्लो आवाज हो तो वॉल्यूम बढ़ा लेना, क्योंकि मेरा गला दिन भर क्लास लेने से वो हो रहा है। शाही नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो 1946 में हो रहा है। तलवार श्रेणी जो कि मुंबई की है, यह नस्ली भेदभाव, अंग्रेज तो आप जानते हैं भेदभाव तो हर संभव करते थे, तो हालांकि पटेल की समझाइश पर और जिन्ना की समझाइश पर ये लोग मान जाते हैं। तो शाही नौसेना विद्रोह हो रहा है 1946 में। आगे चलकर देखो कैबिनेट मिशन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है? कैबिनेट मिशन आ रहा है। कैबिनेट मिशन यदि मैं आपसे बोलूंगा ना, तो कैबिनेट मिशन बिल्कुल रट के जाना, और कैबिनेट मिशन पर पूरी क्लास जो है मैंने आपको वहां पर दे दी है, ये जो प्री टारगेट बैच 2025 में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, अध्यक्ष हो रहे हैं पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव हैं, वहीं स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर सदस्य के तौर पर आते हैं। भारत के लिए ध्यान से समझना, भारत के लिए संविधान सभा की गठन, ये आपसे पूछता है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर करा गया, तो आप बोलोगे कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर करा गया। इसी आधार पर आगे चलकर वोटिंग कराई जाती है। इस वोटिंग को देखो ध्यान से सुनना, 2 सितंबर 1946 को इस आधार पर भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। इसकी डिटेल क्लास यदि आप चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक करो, प्री टारगेट बैच 2025 चेक करो, उस पर आपको मिल जाएगी। समझ गए बात को? कांग्रेस इस पे जीतती है, लीग को कम सीटें मिलती हैं, तो इसी के चलते लीग जो है अब सीधी कार्यवाही दिवस, मतलब लीग अब पूरी तरीके से बगावत पर आ चुकी है। तो सीधी 16, सीधी 16, सीधी 16, इस तरीके से याद रखो। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16। तो अब इसके चलते जो है व्यापक दंगे भड़क रहे हैं। इन्हीं दंगों को रोकने के लिए गांधी जी जो है नुआ खेली जाते हैं, और अर्थात स्वतंत्रता के समय गांधी जी, भारत जब आजाद हो रहा है तब गांधी जी जो है यहीं पर रह रहे हैं। माउंटबेटन जो है इसी कारण जो है गांधी जी, क्योंकि वहां पर इस तरीके से हिंसा भड़की थी, बावजूद इसके गांधी जी किसी को नहीं लेके गए थे, अकेले जो है सारी पूरी लड़ाई को जो है, एक मूवी भी बनी है आई थिंक जो है देखना, कुछ लोग गांधी जी को रात में मारने भी आ जाते हैं यहाँ पर, तो गांधी जी तब भी उनको समझाते हैं वही अहिंसात्मक रूप से। तो गांधी जी को जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स, ध्यान से सुनना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा गांधी जी को, तो आप बोलोगे लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इस तरीके से 1946 हो गया बच्चों। अब कहानी सेट हो रही है भारत की आजादी की। माउंटबेटन योजना प्रस्तावित होती है, जिसको अंततः सभी लोग मान जाते हैं, और ये थी भारत विभाजन की योजना। मतलब कहीं ना कहीं इस योजना के आधार पर आप समझ लो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो रहा है और भारत को आजादी भी मिल रही है। तो इस आधार पर समझ लो कि ये पूछा जाए कि कब आई, तो 3 जून 1947, बाकी पारित होने पर तो डेट नहीं आती। इसी के चलते 14 अगस्त 1947 को जो है आगे चलकर पाकिस्तान अलग हो रहा है, मतलब स्वतंत्र हो रहा है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा है। 1905 से लेकर 1947 तक क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, थ्योरी कैसे क्लियर करो, माइंडसेट कैसे सेटअप बनाओ, कैसे प्रश्न आएंगे, इन सब पर चर्चा करके मैंने अब आपको दे दिया। कैसी लगी क्लास ये जल्दी बताओ। पर अभी क्लास एंड नहीं हुई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्लास एंड नहीं हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा। तो पहले सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट भेजो, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ एक तरफ से बिल्कुल, और जब तक मैं थोड़ा सा एक दो चीजों को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट भेजो, मैं सबके देख रहा हूँ कमेंट, चिंता मत करो। ठीक, बिल्कुल मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। विशेष मैंने आपको दिया था कि लाइव ही क्लास रहेगी। इस लाइव क्लास में विशेष दिया जाएगा आपको मध्य प्रदेश का इतिहास। क्या दिया जाएगा? मध्य प्रदेश का इतिहास। तो आइए फटाफट, अब आप तैयार हो तो बिल्कुल एनर्जी दिख रही है मुझे सभी बच्चों के अंदर, और सभी लोग एक बार जो है बढ़िया जय हिंद बोल दो और फटाफट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जय हिंद बच्चों, बिल्कुल जय हिंद, सारे बोलो पापियों, बिल्कुल जल्दी से बोलो सारे लोग जय हिंद। ठीक, बिल्कुल सभी की मुझे आ गई है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ध्यान से अब सारी बातों को एक एक करके आप लोग सुनते चलना। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों मध्य प्रदेश के इतिहास की, कम शब्दों में इसको भी मैं पढ़ाने का एक कोशिश आपके लिए है। एमपी आप मेरे ओरिजिनल नोट से पढ़ेंगे, ये आपको मैंने कॉम्बो बैच में सुविधा दे रखी है। चलो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, ये आ गया। ये पूरा चार्ट है।
अब हम जो है भोपाल रियासत को थोड़ी देर के लिए समझ रहे हैं, फिर आगे की कहानी में आपको और बताऊंगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश विशेष जो है, या मध्य प्रदेश का इतिहास विशेष, जहां पर ये पूरा भोपाल संक्षिप्त में देखो, ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी कुछ इस तरीके से होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों के, इसको ध्यान से देखो। भोपाल रियासत, भोपाल की जो प्रिंसिपली स्ट्रीट्स हैं, इनकी चर्चा हो रही 360 एंड सेलेक्टिव में। आ रहा है ना मजा? बिल्कुल। औरंगजेब का सेनापति होता है दोस्त मोहम्मद खां, जिसने भोपाल की एक तरीके से नींव डाली। आपसे पूछे भोपाल की स्थापना करता कौन है, तो आप बोलना औरंगजेब का सेनापति एक अफगानिस्तान सेनापति है, अफगान सेनापति, जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद खां। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई बच्चों इस्लाम नगर, जिसे अब आप वर्तमान में जगदीशपुर के नाम से जानते हैं भोपाल में। बाद में यह स्थायी राजधानी किसको बनाता है, भोपाल में। एक एक शब्द अच्छे से कम शब्दों में समझना। प्रमुख प्रशासक मतलब भोपाल रियासत के अंतर्गत जिनको आपको प्रश्न पूछे जाने, देखो 360 एंड सेलेक्टिव है, कम पढ़ना अच्छा पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्त मोहम्मद खां, ये एरो बनते हुए दिख रहे हैं आपको, तो वन बाय वन इनकी अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला हो रहा हो तो चिंता नहीं करो, नेट की क्वालिटी बढ़ाओ अपनी, या वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, तो आपको सारी चीजें दिखती चलेंगी। 1707 से लेकर 1726 तक इसका शासन रहता है। भोपाल में ढाई सीढ़ी मस्जिद, ध्यान से समझना, आपसे पूछे ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ है, बोलोगे भोपाल में। ये भोपाल की पहली मस्जिद हो रही है और एशिया की सबसे छोटी है। ध्यान से सुनो, भोपाल एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, और इसके पीछे कारण यहाँ कमरे, दरवाजे, सीढ़ी सब कुछ ढाई है। सब कुछ क्या है, ढाई है। और इस्लाम नगर बसाता है। तो ये हो गया दोस्त मोहम्मद खां से संबंधित डेटा। बिल्कुल। जो बीच में जुड़े हैं और जो बाद में इस क्लास को देखें, मैं उनसे बिल्कुल निवेदन के तौर पे भी कह रहा हूं और एक सख्त हिदायत के तौर पे भी कह रहा हूं, आप थोड़ा सा कंजूसी कम करें। आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। ये एक ऐसा तरीका है कि जब आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, तो मैं फिर से बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा, गांधी जी के तरीके से बोलूंगा, कि यदि आप हमारी ही मेहनत को नहीं समझोगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। आप किसी का मिसयूज करने की सोचोगे, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। चाहो तो आजमा के देख लो। तो इस आधार पर ध्यान से देखो, यार मोहम्मद खां की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, यार मोहम्मद खां। तो भोपाल का वास्तविक नवाब कौन हो गया, भोपाल का वास्तविक नवाब। आपसे पूछे भोपाल युद्ध इसी के समय, एक प्रश्न थोड़ा सा रिलेट करके पूछे, देखो कि नादिर शाह के आक्रमण के समय भोपाल का नवाब कौन था, तो तुम बोलोगे यार मोहम्मद खां। क्या बोलोगे, यार मोहम्मद खां। अब उनमें क्रम मत ढूंढने चले जाना कि तुम एग्जैक्ट क्रम क्या था, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तुमको, एक के बाद एक जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और जिनसे प्रश्न बनेंगे। नहीं तो रामायण तो तुम पढ़ ही रहे हो जीवन भर, उनको पढ़ो अच्छे से। उसके बाद कुदसिया बेगम की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, कुदसिया बेगम या गौहर बेगम की बात हो रही है। अब भोपाल में बेगमों का शासन शुरू हो रहा है बच्चों, 1819 से लेकर 1837 तक टाइम पीरियड पूछे तो ये। भोपाल की पहली महिला शासिका कौन थी आपकी, कुसदिया बेगम या गौहर बेगम। गौहर महल का निर्माण करा रही हैं और जामा मस्जिद का निर्माण करवा रही हैं। ध्यान से सुनना, गौहर महल और जामा मस्जिद। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो तुम बोलोगे गौहर महल। नोट देखो मैंने कितनी बड़ी बात लिखी है कि जामी मस्जिद, कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जामी मस्जिद मांडू में है और हुसंग शाह गौरी ने इसको बनवाई थी। सोचो आपके लिए कितने फैक्ट्स। कम शब्दों में अच्छा पढ़ना है तो आ जाओ। सिकंदर जहां बेगम की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, सिकंदर जहां बेगम। 1844 से लेकर 1868 तक हो रहे हैं। भोपाल रियासत का स्वर्ण काल इन्हीं का समय जो है कहलाया, जब भोपाल में इनका शासन था, तब भोपाल रियासत का स्वर्ण काल कहला रहा है मेरे बच्चों। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो है समर्थन कर रही है, तो नो डाउट अब तुम समझ जाओगे कि क्यों स्वर्ण काल कहलाएगा। मोती महल भोपाल में और मोती मस्जिद का निर्माण ये करवा रही है। तो यहाँ पर ट्रिक लिख दी है मैंने, सिकंदर, समर्थन, स्वर्णकाल, तीन चीजें आ रही हैं, सिकंदर, समर्थन, स्वर्णकाल। इस तरीके से याद रख लेना, सिकंदर जहां बेगम की बात हो रही है। आगे बात होती है शाहजहां बेगम की, ध्यान से सुन लो। 1868 से लेकर 1901 तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। भारत की पहली जनगणना और मानचित्र जो है इन्हीं के समय पर यहाँ पर हो रहा है। ताजुल मस्जिद, ध्यान से सुनना, भोपाल की ताजुल मस्जिद बड़ी फेमस है परिसर में, और यहाँ पर जो है तबलीगी जमात आई थिंक जो है होता है। हमारे साथ जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो इसके बारे में बता सकेंगे, मेरे हिसाब से अलीसा अलीसा एक दो मेंबर्स जो जुड़ते हैं हमारे साथ में, वो होता है। जैसे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी मूवी देखोगे ना, उस पर इसकी चर्चा भी हुई है थोड़ा सा, आई थिंक। तो बड़ा परिसर में है और भारत की सबसे बड़ी जो है इमारत, आप सॉरी मस्जिद जो है आपको देखने को कह सकते हैं। सदर मंजिल का भोपाल में निर्माण करवाया इन्होंने, और इसी सदर मंजिल को जो भोपाल का नगर निगम है वो अब जो है संवार रहा है, और आई थिंक कुछ होटल बना रहा है। क्या बना रहा है, होटल। करेंट में, करेंट का भी डेटा दे दिया, समझ गया बात को। फिर बात आती है खुसरो जहां बेगम की, तो सदर मंजिल की बात होती है, इन्होंने भोपाल में नगर निगम जो हेडक्वार्टर को जो है देखो निवास बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद नूर उस सभा महल जो कि अब जो है होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और सरकार अम्मा के नाम से फेमस थी। किसके नाम से फेमस थी, सरकार अम्मा के।
नवाब हमीदुल्ला खान आते हैं इनके बाद में। भोपाल के अंतिम नवाब आपसे पूछे तो बोलना भोपाल के अंतिम नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान। और 1 जून 1949 भोपाल रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीएससी प्री के लिए और एमपीपीएससी के लिए पूछा जाएगा। आया मजा? यहाँ पर ट्रिक लिख दी है मैंने, देखो जो है इनको याद करने के लिए, क्योंकि जो बेगम है इनका पूछा जाता है प्रश्न इसलिए कि कोशिश करो खुश रहने की नवाब, कोशिश करो खुश रहने की नवाब। तो तुम भी कोशिश करो पास होने की, क्या करो, पास होने की। तो भोपाल रियासत इतना है, कम शब्दों में कैसा लगा फटाफट बता दो। एक बार थोड़ा सा कमेंट फिर से कर दो फटाफट, मैं सारों के कमेंट देख रहा हूँ। बिल्कुल सभी का स्वागत है और सभी मेरे प्यारे अभ्यर्थी। और बिल्कुल मैराथन आपके लिए ही चल रही है, थोड़ी सी और है। अब इसके बाद जो है मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा, मतलब एक और इम्पोर्टेंट सेशन है, उसके बाद फिर हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, चलो। अब मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास कम शब्दों में समझने के लिए तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। सभी जो है बिल्कुल सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और क्लास के बाद आज इस क्लास को इतना पहुंचाना कि तुमको लग जाए या मुझे लग जाए कि मुझे तुम लोगों के लिए मेहनत अभी करनी है, या मुझे ये लग जाएगा फिर कि कोई मतलब नहीं है, कितना भी खून पसीना कर लो, इनको वही है कि सब ये भी शिक्षकों का यूज करने चले आए। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास विशेष तथ्य को समझिए 360 एंड सेलेक्टिव फटाफट। अब मैं मध्य प्रदेश का जो है मेन, अभी तो मैंने भोपाल रियासत आपको दिया, अब ध्यान से समझो, पृष्ठभूमि बन रही है तो पृष्ठभूमि पहले समझ लो, फिर जो है मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास समझ जाओगे। 1885 में आपसे पूछिए तो भैया पीएससी का फेवरेट प्रश्न है, आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हो रही, तुम बोलना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है। ए ओ ह्यूम अध्यक्ष हैं, जो मुंबई में इसकी स्थापनाकर्ता में शामिल है। और इस समय जो है गवर्नर जनरल है डफरिन, आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है, समझना मेरी बात को। ए ओ ह्यूम स्थापना करवा रहे हैं, उसके साथ बंबई में हो रही है, और डफरिन इस समय क्या है, गवर्नर जनरल। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जो कि जबलपुर में हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन, प्रदेश का एकमात्र बोस ने अध्यक्षता त्याग दी। और इसी के कारण आपसे पूछे कि किसने ग्रहण करी, तो बोलना राजेंद्र प्रसाद ने। अब यहाँ तक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था, पर ये इसको साइड में रखते हैं, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कहानी शुरू हो रही है 1916 में, जो कि जिस प्रकार से होम रूल लीग की बात करते हैं अपन तिलक और एनी बेसेंट की, उसी के समानांतर मध्य प्रदेश में पटकथा लिखी जा रही है होम रूल की, और ये जबलपुर में हो रही है। कहाँ हो रही है? जबलपुर में शुरुआत। क्लियर है? थोड़ा सा याद रखो। 1920 का जो असहयोग आंदोलन हो रहा है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है वैसे मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन हो रहा है, और इसका नेतृत्व हमारे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं प्रभाकर डुंडीराज। क्या कर रहे हैं? प्रभाकर डुंडीराज। 1920 में कसाई खाना आंदोलन होता है, कसाई खाना खुलने के विरोध में जो है माखनलाल चतुर्वेदी रतौना सागर में जो है विरोध कर रहे हैं बकायदे, और माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके लिए या इसके मतलब इस आंदोलन के लिए जनचेतना, एक तरीके से जनचेतना का प्रसार कर रहे हैं हमारे कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। और इनका जो एक तरीके से पत्राचार का माध्यम है वो है कर्मवीर। कर्मवीर खंडवा से जो है आई थिंक प्रकाशित होता था, समझना मेरी बात को, या खंडवा इनकी कर्मभूमि आप मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। आगे चलकर ध्यान से देखो 1923 की बात आ रही है, जिस प्रकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर में झंडा सत्याग्रह हो रहा है। कहां पर? राष्ट्रीय स्तर पर कहां पर? नागपुर पे क्या हो रहा है? झंडा सत्याग्रह। उसी तरीके से जो है हमारे मध्य प्रदेश में भी झंडा सत्याग्रह हो रहा है। क्या हो रहा है? झंडा सत्याग्रह। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहाँ हो रहा है? जबलपुर में। अब देखो इसकी पूरी पटकथा समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको संक्षिप्त में बताई थी वहां पर। यहाँ देखो 19 जनवरी 1923 में राजेंद्र प्रसाद और देवदास गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। मार्च 1923 की बात आती है तो सुंदरलाल, और जो है सुंदरलाल को 6 माह की जेल होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और सुभद्रा जी हैं जो इनके नेतृत्व में हो रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, समझना। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में अप्रैल 1923 में हो रहा है। वहीं पर जून 23 की बात आती है, जब 3 व्यक्ति जो हैं कंछेदी लाल, बंसीलाल और काशी प्रसाद, ये जबलपुर के टाउन हॉल में जो है झंडा फहरा देते हैं। झंडे को उतरवाया जाता है, उसको फूंदा जाता है, इसके चलते और व्यापक विरोध बढ़ जाता है। आगे चलकर 1930 की कहानी आती है बच्चों, जब नमक सत्याग्रह हो रहा है, या भारत में एक तरीके से जिस प्रकार से दांडी मार्च जो हो रहा है, उसी के समानांतर हमारे यहाँ नमक सत्याग्रह हो रहा है। सिवनी जिला मैंने आपको चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। दुर्गा शंकर मेहता दुर्गा चौक में जो है नमक बनाकर जो है विरोध जता रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर जो है सारी प्रक्रिया हो रही है। 1930 में ही देखो एंड लिखा है यहाँ पर, 1930 में ही जंगल सत्याग्रह हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुमको प्रश्न बनेंगे तो बिल्कुल बनते हैं यहाँ से।
अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? घोड़ा डोंगरी बैतूल में हो रहा है। और किसके नेतृत्व में पूछे तो बोलना गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। किसके? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। वहीं पर अक्टूबर 1930 में हो रहा है टोरिया सिवनी जो है, सिवनी के जंगलों में जो है जाकर जो है जंगल में चंदन की लकड़ी आई थिंक, और उसकी जो उसके नीचे जो घास होती है उसकी कटाई करी जा रही है। तो इस तरीके से जंगल सत्याग्रह का समर्थन कर रहे हैं सिवनी में आपके दुर्गा शंकर मेहता। वहीं पर घोड़ा डोंगरी जो बैतूल में है वहां पर है गंजन सिंह कोरकू। तो पूछे जाने वाले प्रश्न अच्छे से करके आना। आगे देखो कहानी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मध्य प्रदेश का इतिहास बिल्कुल फटाफट बोलूंगा और इतना पढ़ लोगे प्रश्न बन जाएगा। आगे देखो 1930 नमक सत्याग्रह होता है, तो जबलपुर में इसका नेतृत्व कर रहे हैं सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र। वहीं सिवनी में बात करते हैं तो दुर्गा शंकर मेहता। तो सिवनी वाला क्षेत्र दुर्गा शंकर मेहता के लिए कर दो फिक्स। क्या कर दो? सिवनी वाला क्षेत्र दुर्गा शंकर मेहता के लिए फिक्स। आगे चलकर बच्चों 1930 चरण पादुका नरसंहार पूछा गया है। कब एग्जैक्टली पूछेगा तो बोलना 14 जनवरी 1931। ये प्रश्न आया है, पीवाईक्यू चेक कर लो, एग्जैक्ट डेट पूछी है तुमसे। उसके बाद छतरपुर जिले के अंतर्गत हो रहा है, कर्नल फिशर ने जो है स्वतंत्रता सेनानियों पर क्या चला दी थी? गोलियां चला दी थी। उसके बाद 1931 की ही बात आती है जब पंजाब मेल कांड होता है, जो कि एक हत्याकांड है, खंडवा स्टेशन पर हो रहा है। पंजाब मेल जो जाती है अभी भी चलती है, जाके तुम चेक करना। तो पंजाब मेल पर जो है अंग्रेज मेजर हैक्सेट जो है या हैक्सन की जो है हत्या कर देते हैं। इसमें यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी जो है इसमें संलग्न होते हैं। तो मेजर हैक्सेट की हैक्सन की जो है उनको गोली मार दी जाती है। इस आधार पर जो है आगे चलकर इनको पकड़ लिया जाता है और फिर जेल भी होती है। तो ईयर बाई ईयर और जो है आपको जो है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब मिल रहे हैं, ध्यान से सुनो। 1938, ये तुमने थोड़ा कम पढ़ा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ो। अभी तक इनसे प्रश्न नहीं बने तो मुझे लगता है इनसे प्रश्न बना लेगा आयोग। सुहावल नरसंहार भैया माजन गोलीकांड के नाम से भी फेमस है। सुहावल हमारे सतना का ही हिस्सा है। ब्रिटिश सैनिकों ने जो है बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली जो आम सभा पर गोलियां बरसा दी थी। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपसे चर्चा कर ली है। 1942 की बात आती है आगे चलकर, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तुम बोलना विदिशा रियासत से हुई। समझना मेरी बात को इस तरीके से। और इसी के समानांतर 1942 की बात आ रही है। आप सराफा सुनते होंगे, इंदौर में बड़ा फेमस है, वो इन्हीं के नाम पर है, सराफा सत्याग्रह, जो कि मगनलाल ओसवाल जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सराफा इस समय बड़ा फेमस है, नाइट में जो है ओपन होता है, जाओ बढ़िया खाओ। और एक टॉपिक है आपका ईसिप में, उद्यमिता में, नाइट कल्चर वाला, उससे इसको रिलेट करके मैंने क्लास दे रखी है यूट्यूब पर, वो भी पढ़िए, ये सिप का भी समाधान है। 1947 में चावल आंदोलन या लहवी आंदोलन भी कहीं कहीं बोलेगा, आपको कंफ्यूज मत होना, लहवी आंदोलन बदवार रीवा में हो रहा है। ये जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जो है त्रिवेद तिवारी और भैरव तिवारी जो है विरोध करते हैं। 1949 की बात आती है, बोरास गांव कांड या भोपाल का जलियांवाला बाग कांड जो है इसको कहा जाता है। तो इसी के चलते बोरासी बहुत देखने को मिलेंगे इस क्षेत्र में, तुमको ध्यान से समझना। भोपाल रियासत के रायसेन जिले का बोरास गांव में जो है ये घटित होता है। तो आपको ध्यान से देखो, यदि आप अच्छे से चेक कर पा रहे होगे तो मैंने एक एक करके आपको सारी चीजें यहाँ पर मध्य प्रदेश के इतिहास की बताते जा रहा हूँ। अच्छे से सारी चीजों को अपने माइंड में सेट करना, कम समय में इससे बेहतर रिव्यू आपको यदि मिल जाए तो मुझे बता देना। क्लियर है? सेशन के लिए देखो कितनी प्रयास करा आपको, पहले भारत का इतिहास फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, इसलिए मैंने बोला था कि एक जगह सारा समाधान दे दूंगा, बस अच्छे से पढ़ो। 1916 से कहानी शुरू करी, 1916 से लेकर अपन कहाँ पहुंच गए? सीधे 1949 तक। भोपाल रियासत का भी जो है अल्टीमेटली विलय होता हुआ आपको दिख जाएगा यहीं पे। समझ गए बात को? इसके बाद अब ध्यान से समझो कि आप लोगों के लिए अभी मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आप लोगों के लिए मैंने मींस, देखो प्री तो हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मींस के लिए कुछ टॉपिक मैंने आपको, सॉरी कुछ सब्जेक्ट जो है आपके लिए अरेंज कर रखे हैं। यदि मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा कि आप तो कॉम्बो बैच को जो है आंख बंद करके भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 3 सब्जेक्ट तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो कि आपके प्री प्लस मींस के हैं। किसके हैं? प्री प्लस मींस के हैं। इसी के साथ ध्यान से समझना, इसमें मैंने आपको ज्योग्राफी में मदद करी, पॉलिटी में मदद करी, उसी के साथ साथ मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के आपको 850 से ज्यादा एमसीक्यू दिए। ईसिप आपकी जो है मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे भटक लो, एक बार मैं तुमको पढ़ाऊंगा, उसमें आनंद ना आए तो बताना। कंटेंट, कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग सब कुछ एक जगह दूंगा। दुनिया भटक के आ जाओ, तुम्हें लोग ऊपर ऊपर पढ़ा के ना निपटा दें तो बताना। उसके साथ मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं, मैं बीच में किसी मीडिएटर को नहीं रखता।
एक बात ये हो गई। उसी के साथ मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि यदि आपका मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है तो फिर आपके लिए ये बैच अलग से है। आप या तो अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं मुझसे, या तो फिर आप उद्यमिता पढ़ सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कॉम्बो बैच में यदि आप चेक करोगे तो 450 नंबर का वेटेज हो रहा है। 450 में से मैं आपको 400 दिलाने का वादा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और मैं आपसे बोलता हूँ और मैं उसको निभाता जरूर हूँ, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 400 नंबर यदि टॉपर के नंबर चेक करोगे तो 797 है इस बार भी। 2022 का जो रिजल्ट आया, चेक कर लो चाहो तो। 797 में 450% वेटेज में अकेला खत्म कर रहा हूँ। इस भीड़ में आपको सहारा देने के लिए मैं तैयार हूं। मन आपका है, आपको आना है, नहीं आना है। और यदि थोड़ा सा मन विचलित हो रहा है, जो ज्यादा अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं, फिर भी मैं आपसे कहूंगा एक मौका दीजिए आप एमपी की इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और उद्यमिता को मुझे पढ़ाने में। तो आपके लिए बैच है, आपके लिए लिंक है बच्चों। आपको ये लिंक सबसे बेहतर है, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो ना, इधर उधर मत भटको। इसका डिस्क्रिप्शन चेक करो वीडियो का जो है नीचे उस पर डिस्क्रिप्शन, सारी क्लासेस की लिंक, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ होता है। आप उसको देखो, आपका काम हो जाएगा। नहीं भी है तो मैंने स्क्रीन में कई बार नंबर बताए, कई बार नंबर चल रहा है, उसको देख लो। उसी के साथ अब बात होती है मध्य प्रदेश विधानसभा की। मैंने ये भी जोड़ दिया आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो कहानी कहाँ कहाँ ले जा रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा, छाप के आना और छाप के बताना कि अतुल सर ने बताया था। अब टेंशन की बात नहीं है, ध्यान से देखो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, यहाँ से प्रश्न 100% आएगा आपको। अब देखो कहानी, विभाजित विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ हिस्सा था, तब 320 सीटें थी। अब इसी का उल्टा कर दो, विभाजन के पश्चात वर्तमान में 230 सीटें, जिसमें से एससी की सीटें, ध्यान से सुन के जाना, प्रश्न आएगा, 35 है। वहीं पर सॉरी एससी की सीटें जो है आपकी, जो है शेड्यूल कास्ट की 35 और एसटी की जो है आपकी 47। अब दोनों का टोटल मिल पूछ ले कि कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आप इसको जो है 82 बोल देना। कितनी बोलना? टोटल सीटें 82 आरक्षित हैं बच्चों। 16वीं विधानसभा का चुनाव जो है हुआ, उसी के आधार पर 4/12/2023 को हमारे यहाँ विधानसभा गठित हुई। इसके चलते आचार संहिता या चुनाव की घोषणा 8 अक्टूबर 2023 को, मतदान हुए 17 नवंबर 2023 को, परिणाम आता है 3 दिसंबर 2023 को। कुल मतदाता 5.60 करोड़ जो है, जिनमें से जो है मेल और फीमेल इस तरीके से लिखे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो राजीव कुमार, जबकि वर्तमान में जो है अब विजय यादव है मध्य प्रदेश के। ये तो भारत के हैं राजीव कुमार, मध्य प्रदेश के आपसे पूछ ले तो बोलना विजय यादव। परिणाम देखिए, कुल 163 सीटों से बीजेपी बहुमत मिलता है बीजेपी को, मतलब बीजेपी की सरकार वर्तमान में है। आप अच्छे से जान रहे हैं हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री के बारे में। 252 जो है महिला प्रत्याशी थी, जबकि जीत कर जो है 27 आई हैं, मतलब एक तरीके से 27 महिलाएं क्या बनी है? विधायक। अब ध्यान से सुनना, इसमें पूछा जाए कि इसमें से कितनी कांग्रेस की, कितनी बीजेपी की, तो 21 बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो जीती हैं, विधायक बनी है, और 6 जो है कांग्रेस से बनी। उसी के साथ 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री के तौर पर निकल कर आ रहे हैं हमारे मोहन यादव जी। कार्यकाल की दृष्टि से देखेंगे तो 33वें, व्यक्तिगत देखेंगे तो 19वें। जबकि पहले पूछे, बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है 100% प्री के लिए, तो आप बोलना रविशंकर शुक्ल। इस प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव को चुना गया था। विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं 19वें नंबर के। वहीं पर फर्स्ट जो है कुंजीलाल दुबे। ध्यान से सुनो, सारा डेटा एक जगह कहीं नहीं मिल रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात हो रही है। पहले पूछ ले यदि नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो विश्वनाथ ताम्सकर की बात हो रही है। उप मुख्यमंत्री के तौर पे 2 लोगों को चुना गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जी। ध्यान से सुनना, और जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री भी हैं। उसी के साथ अब तक प्रदेश में 60 डिप्टी सीएम चुन चुके हैं। ये प्रश्न आपको किसी ने नहीं बनाया बताया होगा, चाहो तो एक बार चेक कर लो, जितनी बुकें छपी हैं उनमें चेक कर लो। अब तक 60 डिप्टी सीएम जो है बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहली बार या पहले बनाए गए थे वीरेंद्र सकलेचा को। चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, नो योर कैंडिडेट मतलब KNOW होगा ये, समझना, नो मतलब अपने कैंडिडेट को जानो, सी विजिल ऐप, सुविधा कैंडिडेट जो है ऐप, और उसी के साथ वोटर टर्नआउट आदि इत्यादि जो चुनाव प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करे गए थे, इनसे भी प्रश्न आता है। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न है आपका पॉलिटी का, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में। ध्यान से सुनना, गठन पूछे तो 25 जनवरी 1950 बता देना, और बोलना यह एक संवैधानिक निकाय है, और इसी के कारण आप 25 जनवरी को जो है एक दिवस के रूप में मनाते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजो। ठीक है बच्चों, देखो आज मैं ऑलरेडी ही 1.5 की स्पीड से बोल रहा हूँ, तो थोड़ी सी थकावट हो सकती है, उसके पीछे समझना, क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है इन सब चीजों में। ठीक है, चलो
वर्णन की बात करते हैं तो भाग 15 की बात होती है। बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, निश्चिंत रहें। एक छोटा-सा मैं कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों के कमेंट देखने की। तो 15 समझिए भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 बहुत अच्छे से बता के आइएगा एग्जामिनर को, समझना मेरी बात को। मुख्य सीईसी राजीव कुमार वर्तमान में, जबकि पहले पूछेगा तो सुकुमार सिंह। राइट टू वोट, ध्यान से सुनना, राइट टू वोट अनुच्छेद 326 की बात आती है। राइट टू वोट, उसी के साथ वीवीपैट की बात आती है। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और नोटा तो आप जानते होंगे, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, नोटा। तो इस तरीके से आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में भी पूछेगा तो उसको बता के आना कि हमें पता है, हमें पॉलिटी की भी इस क्लास को दिया गया है। ध्यान से देखो, पुस्तक लिखी जो है अलविदा कोरोना, एक सारिका घारू नाम की व्यक्ति हैं, जो मतलब महिला हैं, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया था 16वीं विधानसभा। संजना सिंह चुनाव की जो है, चुनाव आयोग की जो स्टेट आइकॉन के तौर पे चुना गया था। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत जो है सिवनी में हो रहा है, लगभग आप 86% मान लीजिए। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली सीट जो है सैलाना रतलाम की बात होती है। सीटों का जो जीत के आए हैं उस तरीके से वर्गीकरण इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चों। बीजेपी 163 सीटों के साथ बहुमत के साथ अभी भी अपनी सरकार चला रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाई थी, उन्होंने तोड़ा नहीं है कांग्रेस वालों ने, चिंता मत करो। उसी के साथ जो है बैप जो है भारतीय आदिवासी पार्टी, इनमें भी एक मात्र व्यक्ति हैं जो तुम्हारे आई थिंक आंदोलन हुआ था पीएससी का, उस पर ये पहुंचे थे, ठीक है। और तुम लोगों ने क्या करा था मुझे पता है। सर्वाधिक मतों से जो है रमेश मेंदोला जो है जीते, न्यूनतम मतों से जो है अरुण भीमावत जो है जीते। अब मुझे फटाफट बता दो मजा आया कि नहीं, जल्दी से बता दो मुझे मजा आया कि नहीं आया बच्चों। बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट जो है देख रहा हूँ, निश्चिंत रहें, और आप सभी के कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल फटाफट जब तक कमेंट दे रहे हैं मैं सबको देख रहा हूँ। अभी क्लास में एक इंपॉर्टेंट जानकारी बाकी है। चलिए, यूनिट 6 की एक विशेष बुक लॉन्च करी है जिसे मैं ब्लैक बुक बोलता हूँ। हर साल इस बुक को लॉन्च करता हूँ, इस बार भी करा है आपके लिए, तो इस बुक को जरूर परचेज करें जिनने अभी तक नहीं करा है। मैंने आपको शुरू के कमेंट में बताया था कि बच्चों ने खुद ने बोला कि सर 1 घंटे में भी पढ़ी जा सकती है यदि अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं। चलो मैं बोलता हूँ 5 घंटे में पढ़ लोगे तो मतलब एक दिन पहले भी यदि इस बुक को परचेज करोगे तो तुम इस बुक से बहुत कुछ पढ़ सकते हो, तुम्हें नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसमें करंट का डेटा भी है, इकोनॉमी का भी डेटा भी है, और जो प्रश्न संभावित है उनका डेटा। कम शब्दों में, बहुत लंबी नहीं है, मुश्किल से 60 से 70 है पेजेस की। 111 रुपए जब आप विथ जीएसटी पे करने जाएंगे तो 124 हो जाता है। मैं कहूंगा देखो 200-300 रुपए खर्च हो सकते हैं पर समय नहीं मिल सकता। पैसा बार बार हो जाएगा पर समय नहीं मिलता बच्चों, बाकी निर्णय आपका है। यदि आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो मैं फिर से कह रहा हूं, दिल से जो है आप पूरा जो है सहयोग करोगे, और कसम खा लो कि दिल से सहयोग करोगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को शेयर करें। आज एक अपने स्टेटस में एक दिन की जगह जरूर देना है बच्चों, समझ गए बात को। इतनी कंजूसी मत करना कि मुझे शर्म आ जाए तुम्हारे ऊपर कि मैं किन के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपकी लाइव आने से बहुत कुछ मिलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लाइव नहीं देखते तो उसमें कोई सहयोग नहीं होता मेरा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आया करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें सेशन को, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये सभी एग्जाम के लिए, मतलब तुम ये मत सोचो कि सिर्फ पीएससी के लिए है। कोई बच्चा आगामी वर्ग जो है 2 या जो आपके व्यापम के एग्जाम देने जाएगा उनके लिए भी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बोल रहा हूं इसी के साथ कि आप एसआई का तो बिल्कुल धड़ल्ले से पेपर दोगे। जो भी बच्चे एसआई का पेपर देना चाहते हैं अभी से जुड़ जाओ। मैं बोल रहा हूँ जब तक लोग सोचेंगे तब तक तुम्हारा इतिहास ऐसा कंप्लीट करके रखूंगा कि डरोगे नहीं, देख के खुश रहोगे जीवन में। मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा, और इसी उम्मीद से कि आप इस सेशन को फिर से पढ़ेंगे। कुछ भूल रहा हो तो आप फिर से रिवाइज करके पढ़ो, उसको कम समय में अच्छा डेटा मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रश्न मिलने की संभावनाएं पूरी हैं। ईश्वर करे मेरा सहयोग, मेरी मेहनत आपके लिए काम आए, और आप पेपर के बाद अपने रिस्पॉन्स के तौर पर भी भेजें। जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे फिर से कहूंगा कि थोड़ा सा आप एक कष्ट करें। आप मेरी मेहनत को नहीं समझेंगे, या जो भी सेशन को देख रहा है वो मेरी मेहनत को नहीं समझेगा, वो सफल नहीं हो सकता। मैं बददुआएं नहीं दे रहा हूँ, ये भी ना सोचें, क्योंकि इसमें एक मेहनत लगती है बच्चों। आपके लिए हर संभव प्रयास करा जा रहा है, तो आई होप आप सेशन को समझेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, अपना ख्याल रखो। मैं अतुल कुमार गर्ग मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी का। इसी प्रकार अपना प्रेम बनाए रखें, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।